पहला लेक्चर है पेपर 2 के बारे में। जो भी डाउट्स होंगे आपके ना इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पेपर 2 इज क्लैरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो क्लैरिटी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कहीं पे आ रही है, दैट इज इन क्लैरिटी ओनली। तो क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है, कैसे करना है। मेरा रोल इनिशियली शैल ऑलवेज बी अबाउट ओनली क्लैरिटी। वंस यू हैव क्लैरिटी क्या करना है, कैसे करना है, देन करने वाला पार्ट आता है। करने वाला पार्ट टाइम लेगा। क्या करना है, कैसे करना है वो टाइम नहीं लेगा, लेकिन जो करने वाला पार्ट है वो हमेशा टाइम लेगा। तो कोचिंग 1 महीने में खत्म होता है, लेकिन लर्निंग 1 महीने में खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, लर्निंग 1 महीने में खत्म नहीं होगा। टू लर्न समथिंग न्यू यू हैव टू अनलर्न समथिंग। जो आपने अब तक सीखा है, कुछ गलत चीजें सीखी होंगी, कुछ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उसको आपको अनलर्निंग करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। सो ये जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा, ये 1 महीने में खत्म नहीं होता है। यहाँ पे पेपर 2 की लेक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ उसके बाद आपको जुलाई एंड तक कंपल्सरीली टेस्ट देना है, पेपर इवेलुएट करके लेना है। दैट इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। जब तक आप पेपर चेक नहीं करोगे, सभी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको लिखना नहीं आता। जैसे कि कविता की किताब पढ़ के आप कवि नहीं बन सकते। कोई ऐसे का किताब पढ़ के, आज तक आपके पास बहुत होंगी, लेकिन ऐसे का किताब पढ़ के आप जैसे ऐसे नहीं लिख सकते, वैसे ही एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते सिर्फ पढ़ के। ऐसा होता तो हर कोई पढ़ रहा है, सेम बुक्स पढ़ रहा है, मैं कुछ नया बुक बताया नहीं हूं, है ना, नया कुछ भी बुक नहीं है। और सभी सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे, आपको बात करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मुझे बोल मारेगा। सो सभी सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। इंटरेक्टिव इसलिए मैं वन साइडेड लेक्चर दे सकता हूं, मुझे तो सबका जवाब है आता है। मैं चाहता हूं कि आपसे जवाब आ जाए। आपसे जवाब आने से क्या होगा, आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देंगे। मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस दे रहा हूं, मैं डेली होमवर्क दे दूंगा, तो आपको वो कंपल्सरीली करना है, नहीं तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। और जैसे बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं, मेरा जो प्रोसेस है उसके ऊपर बिलीफ रखो। 1 महीने में आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा, 2 महीने में आपको अच्छा पेपर 2 आ जाएगा। पेपर 2 की चिंता मत करो, 80+ हर कोई लेके आ सकता है। 80+ कोई बड़ा स्कोर है ही नहीं, 100+ बड़ा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मिनिमम एरर करना पड़ता है, लेकिन 80+ कुछ भी बड़ा स्कोर नहीं है, हर कोई लेके आ सकता है। डोंट वरी अबाउट दैट, आप आराम से लेके आ सकते हो 80+ स्कोर। ठीक है, आपको चाहिए क्लैरिटी। 4 हफ्ते में आपको अगले क्लैरिटी आ जाएगा, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इंप्रूवमेंट करना आप स्टार्ट कर दोगे, गलतियां जो है आप सुधारना स्टार्ट कर दोगे। एक है इंप्रूवमेंट वाली बात है, जो आप कुछ चीजें आपको पता नहीं है वो करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप गलतियां कर रहे हो आज तक, इफ यू कीप ऑन डूइंग सेम थिंग्स यू विल ऑलवेज गेट सेम रिजल्ट्स। ये जो मैं बीच बीच में कोड डालता हूं ना, ये भी बहुत जरूरी है। ये सब कुछ काम में आएगा, आपके सब कुछ काम में आएगा। कहीं ना कहीं पे तो आपको कुछ अच्छा लगता है बोलने में, तो लिखा करो कहीं पे भी। और आपको मटेरियल में क्या अच्छा लगने वाली चीजें कहाँ पे आती है वो भी मैं बता दूंगा, सोर्सेस। बाकी मैं सब कुछ आपको कोर्स का रेडीमेड लिस्ट दे दूंगा, आपको अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इवेंचुअली आपको दे दूंगा। अभी नहीं दूंगा, धीरे धीरे दे दूंगा। आपको सैंपल पेपर्स जो आप में से जो अच्छे पेपर आते हैं, आप में से जरूरी नहीं है, आप और पुणे सेंटर में जितने भी सैंपल पेपर्स जो अच्छा पेपर है उसके एग्जाम में, या फिर किसी का सिर्फ ऐसे बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसका वो एग्जाम का ऐसे आपको सैंपल में मिल जाएगा। ठीक है ना, उसका पीडीएफ मिलेगा। आपको ये प्रिंट करने का जरूरत नहीं है हर बार। आपको लगता है तो ही प्रिंट निकालो, उसमें से समझो, उसका मार्क इवेल्युएट करके दिया हुआ पेपर मिलेगा आपको, पूरा पेपर नहीं। समझो किसी का ऐसे अच्छा है, किसी का आर्ग्यूमेंट अच्छा है, वो आपको सैंपल मिल जाएगा, उसके ऊपर काम करो। आपको वो लेवल तक जाना है कम से कम। जो मैं दे रहा हूं सैंपल, वो फील्ड में वो एग्जाम के लिए, वो ऐसे के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उसको समझो। आपको 7 मार्क आ गए, 6 मार्क आ गए, उसको अगर 8, 9, 10 मार्क आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहा है उतना सोचो। उसने ऐसा क्या किया है अलग से जो आपने नहीं किया। आप खुद का ऐसे भी पढ़ो, उसका ऐसे भी पढ़ो। आप जब भी पेपर 2 का टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट के बाद होता है डिस्कशन। डिस्कशन में मैं हमेशा आपके पेपर साथ में लेकर, यहाँ पे होगा, पुणे में होगा, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो डिस्कशन, 2 जगह पे नहीं होगा। तो जो डिस्कशन है वो जब देख रहे हो तो आपका पेपर साथ में देख के डिस्कशन देखो। तो डिस्कशन से जो इनपुट्स आ रहा है ना, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके पेपर में साइड में लिखो।
जरूरत लगता है आपको कि नहीं ये इशू के बारे में कुछ नहीं पता, तो एक नोटबुक में लिखो सभी पॉइंट्स, एक नोटबुक में लिखो। लेकिन उसके बाद आपका पेपर पक्का पढ़ना खुद का। प्रॉब्लम क्या रहता है, आपको सैंपल आंसर दे दिया ना, आप खुद का कभी नहीं पढ़ते हो, आप सिर्फ दूसरे का पढ़ते बैठते हो। तो दूसरे का पढ़ने से आप में तो इंप्रूवमेंट होगा नहीं ना। आपका अपना इंप्रूवमेंट सिर्फ अपना पढ़ने से होगा, दूसरे का पढ़ने से इंप्रूवमेंट नहीं होगा। पेपर 2 बहुत आसान है। आप खुद ही बोलोगे जब जाओगे ना यहां से, आप खुद ही बोलोगे कि पेपर 2 का टेंशन नहीं है सर, पेपर 1 का टेंशन आ गया। पेपर 2 बहुत आसान है। वंस यू हैव क्लैरिटी, पेपर 2 इज एक्सट्रीमली इजी टू स्कोर। लेकिन पढ़ाने वाला वैसा चाहिए। मैं जो सिस्टम सेट किया हूं उसके ऊपर बिलीफ रखो। शुरुआत में सब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इवेंचुअली ये जिक्सॉ पजल की तरह है, टुकड़े टुकड़े है, सभी एक दूसरे के साथ बन के बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पिक्चर बन जाएगा। लेकिन काम करो, हार्डवर्क करो, अभी हार्डवर्क करो, एंड में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर 2 आप कितना भी अच्छा हो, चेक तो तभी होगा जब पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। तो आपको पेपर 1 के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, देयर इज नो डाउट इन दैट। आपको एक्चुअली दोनों के ऊपर फोकस करना है। आप पेपर 2 एक बार आपको क्लैरिटी रहेगा क्या करना है, उसके बाद आपका दिन में 1 घंटे से ज्यादा पेपर 2 को देने का जरूरत ही नहीं है। कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको पेपर 2 क्लियर करा दूंगा। पेपर 2 इतना प्रेडिक्टेबल है, लास्ट ईयर भी चार ऐसे आराम से प्रेडिक्शन में से आए थे, 2 आर्ग्यूमेंट आए थे, एक रिपोर्ट भी आया था। रिपोर्ट कभी आता है कभी नहीं आता है, बिकॉज रिपोर्ट इज फैक्चुअल, वो भी आया। कुछ मुश्किल नहीं है पेपर 2, कुछ भी। सब आपको पेपर 2 लगभग पता ही होगा। जो पेपर लिखने के लिए जाओगे ना, पेपर 2 पता ही होगा कि क्वेश्चन क्या आ सकता है और उसको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, क्वेश्चन कभी ऐसे वाला नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसे ही आएगा, जानबूझ के घुमाएगा। तो उसका फोकस आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसके जो एक स्पेसिफिक एक नीड दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द नेशन और नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। डायरेक्टली 2 अलग अलग ऐसे है, बोथ एसेस आर अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन नेशन बोला तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको इंडिया छोड़ के भी एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको वो 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आप सिर्फ इंडिया के ऊपर लिखोगे तो 1-2 मार्क्स कम मिल जाएंगे। ये जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना हर एक चीज का, फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म इज बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो आप नक्सलिज्म के साथ अननेसेसरी टेररिज्म वगैरह करना शुरू कर दिया, आपको कहीं ना कहीं पे तो इसके ऊपर एम्फेसिस करना पड़ेगा, हाउ नक्सलिज्म इज बिगेस्ट थ्रेट। वो कहीं ना कहीं पे तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्यों बिगेस्ट है, कैसे बिगेस्ट है। अगर उसने बोला टेररिज्म इज बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वो भी बताओ क्यों टेररिज्म क्यों बिगेस्ट थ्रेट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो आपको हर एक चीज का एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट को हमेशा फुलफिल करो, आपको कभी कम मार्क्स नहीं आएंगे। दूसरा, आपका एक टेंडेंसी रहता है, नेचुरल टेंडेंसी है, आपको जो पता है वो आप लिखते हो, वो मत करो। वो लिखो जो पूछा है, उतना ही लिख दोगे जो पूछा है। आपको जैसे आता है वैसा लिखो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसको ऐसे लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको जो पता है। तीसरा और एक आप गलती करते हो, आप गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर अननेसेसरी फोकस करते हो। गवर्नमेंट स्कीम, इसका नाम लिखो, उसका नाम लिखो, दीनदयाल उपाध्याय लिखो, ये भी लिखो, वो भी लिखो, मत करो। पेपर 2 में जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ मंथ आपको सब क्लैरिटी रहेगा कि रिपोर्ट में कहां से उठा के क्या डालना है, क्या सोर्सेस चाहिए, क्या चीजें डाल सकते हैं। सेम इज द केस विद एसे में, इंट्रोडक्शन कहां से उठाना है, कंक्लूजन कहां से होना है, पूरा का पूरा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। 20-30 कोट्स है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, कंक्लूजन 20-30। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वो कहां पे यूज कर सकते हो वो भी लिख के दे दूंगा, लेकिन यूज आप ही को करना पड़ेगा। मैं इतना ही काम कर सकता हूं कि आपको हाथ में दे सकता हूं, और कहां पे कैसे यूज करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि शुरुआत में सब पैचवर्क लगेगा, चिपकाया हुआ लग गया, उसको एक दूसरे को जो कनेक्ट करने वाली बातें हैं ना, वो प्रैक्टिस से आ जाएगी। वो जो मतलब मैं अगर नया हूं, मुझे पेंटिंग नहीं आता है, मैं भी सेम कलर यूज कर रहा हूं ना, और एक पेंटर है वो सेम कलर यूज कर रहा है, लेकिन पेंटर जब पेंटिंग करता है तो जो फ्लो रहता है उसका, जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी से करता है, जो सब कुछ करता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आने के लिए, वो सफाई आने के लिए, वो फाइननेस आने के लिए टाइम लगेगा। तो टेस्ट सीरीज वो फाइननेस आने के लिए है।
जैसे ही पेपर होता है पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करने से घबराओ मत। मार्क्स कम आते हैं तो भी घबराओ मत, लेकिन पेपर सॉल्व करो। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको जो फीडबैक आता है चेक करने के बाद, वो फीडबैक के ऊपर काम करो। इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो पर्सनली मिलने के लिए आओ। मैं जुलाई एंड तक, अगस्त तक यहीं पे हूँ। पर्सनली मिलने के लिए आओ, सर मुझे मार्क्स नहीं आ रहा है अभी, बताओ क्या करना है। तो मैं स्पेसिफिक आपको कुछ तो दे दूंगा कि तुम्हारा यहाँ गलती आ रहा है, ये चेक करो। जो मैं ग्रामर की मिस्टेक्स निकालता हूं, आपके सबके मिस्टेक्स कॉमन रहते हैं। हर किसी का अपना मिस्टेक है, सबका सेम नहीं रहता। कोई अननेसेसरी सब जगह पे ES लगा रहा है, कोई कहीं पे भी कैपिटल कर रहा है। हर एक लेटर का वर्ड कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना, हर एक वर्ड का कैपिटल करना शुरू कर दिया, या फिर कहीं पे भी एपोस्ट्रोफी लगाना शुरू कर देता है, प्लूरल में भी एपोस्ट्रोफी लगा रहा है, कंफ्यूजन। तो वो चीजें इतनी छोटी चीजें हैं, उसके ऊपर लिटरली आप 2 मिनट में काम कर सकते हैं। कितना मिनट में? 2 मिनट में। लेकिन 20 साल में आपने नहीं किया, उसके ऊपर काम करो, वो आपको 1-1, 2-2 मार्क बढ़ाएगा। छोटी छोटी चीज, इसको डेकोरेट कैसे करना है, इसको अच्छा कैसे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हैंड राइटिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग। मैं कभी ये सजेशन नहीं दूंगा कि हैंड राइटिंग बदलो करके। मैं सिर्फ ये सजेशन दूंगा, जो हैंड राइटिंग है वो अच्छा कैसे दिखेगा, प्रेजेंटेशन कैसे सुधार सकते हो, उसके ऊपर काम करो। उसको स्पेसिंग रहता है ना, आप जो भी लिखते हो उसमें स्पेसिंग रहता है। आप प्रॉपरली स्पेसिंग मेंटेन किया ना सिर्फ, तो भी आपका अच्छा दिखना शुरू होता है। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट से ज्यादा नहीं। लेकिन शुरुआत में क्या है, आपका एक नेचुरल स्टाइल हो गया है कैसे भी गंदा लिखने का। उसको थोड़ा सा हार्डवर्क करके ना, प्रैक्टिस से कॉन्शियसली चेंज करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग चेंज नहीं करना है, वो स्पेसिंग चेंज करना है। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। आपको पैराग्राफिंग नहीं आता, पैराग्राफिंग, कनेक्टेड लिंक कैसे करना है वो आ जाएगा। और टेस्ट सीरीज के बाद जो फीडबैक आता है उसके ऊपर काम करो। अगर कुछ ऐसे नहीं आया, डिस्कशन फिर से लिखो, अपना खुद पढ़ो। ऐसी चीज है, अपना खुद पढ़ने से पता चल जाता है अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा है, आपको पता है। डिस्कशन के बाद पढ़ो। पहले पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैंने मेरा बेस्ट लिखा है। डिस्कशन के बाद पढ़ो, ये चीजें मुझसे मिस हो गई है और तुमसे क्या क्या गलतियां हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे कि फोकस रहता है, क्लैरिटी। आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कल आपको उसका शायद कॉपी दे दूंगा कि ऐसे में करना क्या है। उसका एक शीट दे दूंगा कि हम लोग देखते क्या है। Until and unless you know what we check, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, कल दे दूंगा। और परसों आपका क्या करूंगा, परसों आप या तो बुक लेके आ जाइए, बुक का इंडेक्स लेके आ जाइए सभी, पेपर 1 का। पेपर 1 में कौन से बुक में क्या क्या प्रिपेयर करना है मैं सिलेक्टिव मार्किंग करके दे दूंगा। पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 में स्कोर नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, तो पेपर 1 में भी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलना चाहिए स्कोर कहाँ पे आ रहा है। और आज जाने से पहले आप पेपर 1 का जो सॉल्व पेपर है 2018 का, वो सॉल्व पेपर लेके जाओ। उसके ऊपर देखो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिया हुआ हूँ। ठीक है, पेपर 1 डिटेल में सॉल्व करके दिया हुआ है। आप चेक करो, बड़ा पेपर है, 60 पेजेस का पेपर है। आप चेक करो कि आप में से कितने लोगों ने पिछली बार दिया था एग्जाम, लगभग सभी ने। चेक करो कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंटली चेक करो कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। लास्ट ईयर पैटर्न में चेंज हुआ है एग्जाम के, वो पैटर्न का चेंज समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पैटर्न में चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर से पहले पेपर 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे या तो पुराने वाले एनसीईआरटी से, स्पेक्ट्रम से आते थे, जिस पर क्योंकि राजीव अय्यर सर ने वो पहले ही बाकी पुराने वाले एनसीईआरटी से लिया, बिपिन चंद्रा वाले जो 20 साल पहले पढ़ते थे, वो तब का बंद हो गया। थीम से क्वेश्चन नहीं आते थे। अभी लास्ट ईयर लगभग तीनों सीडीएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, सीएपीएफ, इस साल का सीडीएस का फेज 1 सीडीएस 1, सभी के सभी क्वेश्चंस नए एनसीईआरटी से है। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, वर्ड टू वर्ड। लास्ट ईयर के भी है, वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी से वर्ड टू वर्ड उठाया है। इंक्लूडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन है ना, वर्ड टू वर्ड उससे उठाया है, एनसीईआरटी से उठाया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सभी हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है। आपको वो दासी विनोदिनी वाला क्वेश्चन आया था ना, एनसीईआरटी में बॉक्स है, वो बॉक्स में से उठाया। अभी वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बाकी मेन कंटेंट से, वो क्वेश्चन पूछ रहे बॉक्स से, वो क्वेश्चन पूछ रहे बाजू वाले डायग्राम से, वो क्वेश्चन पूछ रहे कार्टून से।
लेकिन आपको सोचना आना चाहिए। लेकिन एक बुक से अगर आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कैन यू अफोर्ड टू निग्लेक्ट दैट बुक जस्ट बिकॉज आज तक सभी पिछले 20 साल से सभी लोग पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप वही करोगे क्या? पुराने एनसीईआरटी में दासी विनोदिनी है ही नहीं कहीं पे भी, वो विकिपीडिया पे भी नहीं है ठीक से, और जो स्टार थिएटर है उसकी वेबसाइट पे भी नहीं है। और आप देखोगे 3 लाइन डायरेक्टली उठा के डाला है, 3 लाइन डायरेक्टली उठा के डाला है, दासी विनोदिनी के ऊपर एक पैराग्राफ है, डायरेक्टली उठा के डाला है। आर्किटेक्चर के आर्ट एंड कल्चर आपको लगता है ना क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। सीएपीएफ में आर्ट एंड कल्चर नाम का सेक्शन है ही नहीं, हिस्ट्री में ही आता है। मॉडर्न पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल 70 to 80% क्वेश्चन मॉडर्न पे आ रहे हैं सिर्फ। आप अननेसेसरी एंशिएंट और मिडिवल करते बैठोगे। रिवीजन करने के लिए मॉडर्न के लिए और एक बुक यूज करो, लेकिन एनसीईआरटी निगलेक्ट मत करो, बिल्कुल मत करो। प्रीलिम आ जाएगा, आपको और अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा सिविल सर्विस का, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन गलत है, दोनों के दोनों गलत इसलिए है क्योंकि एनसीईआरटी में गलत है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से उठा है। कौन सा एनडीआर वाला? वो क्वेश्चन पेपर अभी कुछ में मत देखो, एनडीए ने देखने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस देखना है तो देखो, मैं अवेलेबल करके दे दूंगा वो आपको, उसमें से सिलेक्टिव अपने लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सीडीएस के भी अवेलेबल करके दे दूंगा। ये सीडीएस में भी इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक बुक से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे थे। वो 10 से 12 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछा क्या है, एडम स्मिथ क्या है, एक छोटा सा बॉक्स दिया है, एकदम छोटा सा बॉक्स, मैक्रो इकोनॉमिक खोल के देखो, मैं आपको स्पेसिफिक मार्क करके दे दूंगा कि उसमें कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड वगैरह वो सब चीजें समझ में नहीं आती, वो छोड़ देना है। लेकिन सिंपल चीज है, एडम स्मिथ आया, केनेस आया या और कोई आया, वो सब आना चाहिए। लेसिस सिस्टम क्या रहता है वो तो आना चाहिए। रमेश सिंह पूरा का पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मार्क करके दे दूंगा, उतना पक्का पढ़ो, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। आपको पेपर 2 का मैंने जितना एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया है ना, आपको किसी ने दिया है कि किसी ने बोला है कि ये सब पेपर पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपका कंपटीशन ही सिविल सर्विसेज वालों से है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और पेपर 2 का बुक एक बार पढ़ा तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद उसको फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं, उसको रटने का तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें से क्या क्या लेना है, कहां से इंट्रोडक्शन लेना है, कहां से कैची लाइन उठा लेना है जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा डेफिनेशन लेना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा चीज इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, कौन सा कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। मैं आपको चिट शीट दे दूंगा, एक शीट दे दूंगा कि कौन से ऐसे में क्या क्या डाल सकते हो कंक्लूजन में। आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन रेडी ही चाहिए, कम से कम 2 एसेज में। जितने भी टॉपर है किसी से भी पूछो, जितने भी टॉपर है किसी से भी पूछो, टाइम ही नहीं मैनेज हो पाएगा। उधर इतना प्रेशर है, वो टाइम पे आप क्रिएटिविटी ला पाओगे क्या? अगर एमएफ हुसैन को भी बोला मैंने थे 2 मिनट में इतना अच्छा मेरे को इतना इतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेंटिंग निकाल के दिखा, ही विल गेट कंफ्यूज। वो बोलेगा आर्ट ऐसे नहीं आता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। लोग 6-6 महीना पेंटिंग निकालते, साल भर निकालते रहते हैं एक पेंटिंग कंप्लीट करने के लिए, तब जाके मास्टरपीस बनता है। तो टाइम है नहीं, तो क्या करेंगे फिर? रेडीमेड लेके आ जाएंगे। हम लोग जो घर में करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन करते करते क्या है, ये अच्छा लगा ये इधर अच्छा दिखेगा, ये अच्छा लगा ये इधर, चेरी पिकिंग करना है, वो समझ में आना चाहिए। पैच वर्क है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। ये मेरा जिम्मेदारी है कि आपको पेपर 2 आ जाए, उसका टेंशन मत लो, आपको पेपर 2 आएगा। मेहनत मैं जितना बोलता हूं उतना करते पक्का जाओ, ठीक है? जितना बोलता हूं उतना करते पक्का जाओ। पेपर 2 में क्या क्या है? ऐसे है, आर्ग्यूमेंट, अल्टीमेटली ऐसे कितने मार्क्स का है? टाइम कितना है सभी पूरा मिला के? पूरे इसको 3 इयर्स है, 1 मिनट्स है। आपका पेपर है 200 मार्क का। अभी मैं टाइम स्लॉट बता रहा हूं कि कैसे मैनेज करोगे। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन पेपर 2। बहुत सारे लोग पेपर 2 पूरा अटेम्प्ट नहीं करके आते। मैं बहुत अच्छा लिखा हूं 170 मार्क का, बहुत कम चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के, आप रेयरली सिलेक्ट हो जाओगे। ये टाइम के ऊपर हमेशा काम करो,
यही टाइम में करना है। प्रैक्टिस सेशंस में कोशिश करो इसके ऊपर काम करने का। प्रैक्टिस सेशंस में शुरुआत में नहीं होगा, इट्स ओके। शुरुआत में आपका 3 घंटे में पेपर होने नहीं वाला, मुझे भी पता है, कुछ तो छूटने वाला है, छूटने दो। शुरुआत में अच्छा लिखने के ऊपर ध्यान दे दो। टाइम मैनेजमेंट जून तक आपको आ जाएगा, उसमें जल्दबाजी मत करो, नहीं तो क्या है, आप टाइम के चक्कर में रहोगे, आप क्वालिटी को भी सुधार नहीं पाओगे। जून तक बाय एंड लार्ज आपको टाइम मैनेजमेंट में 5-10 मिनट चाहिए ऐसा लगेगा, उसके बाद हो जाएगा। पेपर 2 में हो जाएगा, 5 मिनट पहले पेपर खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छा सब कुछ करके, अंडरलाइन करके, डेकोरेट करके, जितना भी जो भी चीजें बताते जाता हो सब कुछ करके। लेकिन ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है, इसको तोड़ो मत। इसको तोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। सीपी पेपर 2 में हम लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना। छोड़ दिया तो छूट ही गया, वो परमानेंटली छूट गया, इतना ध्यान में रखो। 20 मार्क का छूटना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मार्क्स आते नहीं है। टॉपर है लास्ट ईयर का 116 का, ठीक है, 116 का टॉपर है, 60% भी किसी को नहीं आ रहा है, 58% का टॉपर है, तो मार्क्स तो आ नहीं रहे। तो आपको 1-1, 2-2 मार्क आप पेपर छोड़ के, अगर 116 का टॉपर है और आप 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर ही छोड़ के आ गए, तो टॉपर के भी 15 मार्क जाने वाले हैं, इसमें याद रखो। 50% तो मार्क जा ही रहे हैं, इवन इफ यू आर टॉपर। तो आप कितना पोटेंशियल लूज मत करो, क्योंकि वो कवर कहीं नहीं कर पाओगे। हर क्वेश्चन में आप 1-1, 2-2 मार्क लेके आ जाओ, आप बाकी लोगों से। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आपको 50 मार्क आने में टेंशन है ना, मैं 80 मार्क लाके दिखाता हूं, लेकिन एक दिन में नहीं आएंगे। उसके लिए आपको मुझे 3 महीने देना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको 80 के नीचे मार्क्स आएंगे ही नहीं। 1-1 मार्क बहुत मैटर करता है, 1-1 मार्क। टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आ जाएगा, पहले क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी से दिमाग में बिठा लो ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ऐसे, 4 है, चार एसेज है। कितने टाइम में सॉल्व करोगे? 20 मिनट ही आपको चाहिए। जरूरी नहीं यही सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व करते हो सबसे पहले तो हम लोग ग्रामर करेंगे। क्वेश्चन 6, ग्रामर में क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन मार्क्स 25, क्वेश्चन 20 है। एबीसी सब सेक्शन है, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 के लिए है 25 मार्क्स। टाइम कितना दोगे आप? 10 मिनट हो जाता है आराम से। 10 मिनट आराम से हो जाता है। आपको आता है नहीं आता है? लाइन तो लिखने हैं, उधर लाइन तो लिखने हैं, आ जाता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो। ग्रामर बहुत अच्छे से करो। आपको लगता है कि ग्रामर का वास्ता सिर्फ वो 25 मार्क्स है, नहीं है। आपका बाकी का पूरा 175 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें कम से कम 10 मार्क बढ़ा सकते हो अच्छा ग्रामर लिख के। जो ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा ऐसे लिखा आपने, लेकिन ग्रामेटिकल एरर है, सेम ऐसे विदाउट ग्रामेटिकल एरर विल कैरी 2 मार्क्स मोर। मतलब उसको ज्यादा मार्क नहीं आ रहे, आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, वो कम होने वाले कम से कम 10 मार्क आप बढ़ा सकते हो। इसीलिए ग्रामर के ऊपर अच्छा फोकस कर लो, बहुत अच्छा फोकस करो। एंड ग्रामर एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर सिविल सर्विसेज वाले काम नहीं करते, तो वो एडवांटेज आप अपने पास रखो। समझो भले आपको ऐसे में 1 मार्क 2 मार्क कम आ जाए, उनसे 8 मार्क कम आ जाएंगे ना 4 ऐसे में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप वो ग्रामर में कवर करो, क्योंकि कुछ भी किया तो भी वो ग्रामर नहीं करने वाले, वो करते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर। वो 8 मार्क उधर कवर करो, तो क्या हो जाएगा? वी विल बी इन पोजिशन टू फाइट विद देम। उसका ऐसे अच्छा है, देयर इज नो डाउट इन दैट, लेकिन उनको ऐसे का क्लैरिटी नहीं है। मैं जब ऐसे बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि उनको ऐसे का क्लैरिटी नहीं है। वो 12 पेजेस का ऐसे लिख रहे हैं, 3 पेजेस में लिख नहीं सकते, इसीलिए उनका पेपर ही 170 मार्क्स 180 मार्क्स ऐसा होता है, कंप्लीट नहीं होता, अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। उनको ग्रामर भी बहुत अच्छे से नहीं आता है। अभिजीत सर कल आए थे, अभिजीत सर का तीसरा अटेम्प्ट था सीएपीएफ का। इंप्रूव एक ही चीज से हुआ है, ग्रामर का अलग से क्लास कर लिया,
आपको क्लास करने का जरूरत ही नहीं है, आप क्लास ही चल रहा है, ग्रामर के सर आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। लेकिन जब क्लास किया, बोले मैं 10 मार्क से आगे कभी नहीं गया था, 18 मार्क है 2017 में, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दोज 8 मार्क्स ही सिक्योर्ड 32nd रैंक। वो 8 मार्क से रैंक नहीं आया है, लेकिन वो 8 मार्क के साथ जो फर्क पड़ा है, स्कोर्ड 104 मार्क्स इन इंग्लिश। जिसको ग्रामर नहीं आता था, 104 मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि इंप्रूवमेंट किया, गलतियां सुधारी, और वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट होता है। आपके ऐसे में भी गलती नहीं रहेगी। आपका प्रॉब्लम क्या रहता है, आप हिंदू तो डेली पढ़ रहे हो, लेकिन आपको सोवेरेनिटी का स्पेलिंग नहीं आता, आपको मोस्ट कॉमन वर्ड के स्पेलिंग नहीं आते जो इधर लिखने के लिए आना चाहिए। बिलीव का स्पेलिंग नहीं आता, बिलीव का स्पेलिंग नहीं आता, आप उसमें कंफ्यूज होना, आई कहां पे है, ई कब आता है, यू स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑल दीज थिंग्स। ऐसे वर्ड कितने होंगे पता है जिसमें आपको स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है? 25-30 से ज्यादा नहीं है। सीएपीएफ के लिए 25-30 से ज्यादा वर्ड नहीं है, उतने ही उसके ऊपर काम करो। आप सिंपली इतना सोचो कि आप सिलेक्ट करोगे क्या वो बंदे को जिसको ये चीजों में कंफ्यूजन होता है, वो क्यों करेगा? और कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें। 25 स्पेलिंग करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको लगता है? कुछ 10 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन क्या है, आपने ये चीजों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। आप जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहते हो, चलने वाला काम नहीं है ये, चलेगा नहीं। अब तक नहीं चला, इसके आगे भी नहीं चलेगा। अब तक तो चला ही रहे थे ना, चला क्या? नहीं चलेगा। नकली वाला नोट जैसे जब तक चलता है तब तक ही चलता है, उसके आगे नहीं चलेगा कब। असली वाला ही चलेगा, असली वाला नोट बनो। कुछ नहीं करना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो सिलेक्ट हुए हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करते, वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं। सिविल सर्विसेज में भी सेम चीज है, और हर एक आंसर में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हैं। थोड़ा इंसाइट देना, थोड़ा और अच्छा लिखना, थोड़ा प्रेजेंटेशन सुधारना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इधर, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो जो फाइन ट्यूनिंग है उसके ऊपर ध्यान दे दो। रेडियो सुना है ना सभी ने? वो 5 डिग्री 10 डिग्री का भी डिफरेंस रहेगा तो कैसे खर 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 आवाज आता है ना, मजा नहीं आता उसमें। वो वैसा वाला चल रहा है आपका। आप दूर नहीं हो बहुत, आप दूर नहीं हो बहुत, आप 5-10 मार्क की दूर हो पोस्ट से। लेकिन वही 5-10 मार्क कवर करने के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो आपको पता नहीं है क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान दे दो। ठीक है, आर्गुमेंट ग्रामर कितने में खत्म करेंगे? 10 मिनट में। या तो आता है नहीं आता है, फिर भी विल अटेंड ऑल 25 मार्क्स ग्रामर। कुछ नहीं छोड़ना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। आप सोचते हो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, सबसे लास्ट में चेक होता है। सबसे लास्ट में इंप्रेशन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अभी सीक्वेंस ही पेपर चेक होगा। आप अपनी मर्जी से लिख ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है, स्कूल में आता था वैसा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गलती से आ भी सकते हैं ना, लेकिन मार्क्स। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2 वर्ड थे, प्लूटोक्रेसी और डेब्यूटेंट थोड़ा बहुत पता था। डेब्यूटेंट तो पता रहता है जो क्रिकेट विकेट देखता है कुछ भी, लेकिन प्लूटोक्रेसी पता नहीं है। कृषि मतलब कोई तो रूल इतना तो पता है ना आपको। डेमोक्रेसी रहता है, कृषि मतलब कोई तो रूल इतना पता है। लिख दो ना, प्लूटोक्रेसी इज द न्यू ट्रेंड। क्या फर्क पड़ता है? गलत है क्या? प्लूटोक्रेसी इज ट्रेंडिंग इन एवरी कंट्री। गलत है क्या? ये वाले सेंटेंस को कोई डिनाई भी नहीं कर। उन्होंने आपको मीनिंग पूछा ही नहीं है। आप करते क्या हो, आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, आप हर कोई उसका मीनिंग एक्सप्लेन करते हो। वो वर्ड का मीनिंग जिसका मीनिंग आपको पता ही नहीं है और उसने पूछा नहीं है। दिस इज वेरी बिग मिस्टेक। जहां पे प्रेसी राइटिंग में आपको टाइटल देने के लिए मना किया है सीधा सीधा, वहां पे आप टाइटल देते हो, वो भी गलत। क्यों मार्क देगा वो? टाइटल समझते हो टाइटल का इंपॉर्टेंस क्या है? टाइटल में गलती हो गया, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म के बारे में ऐसे है और आप नक्सलिज्म लिख के आ गए सिर्फ, तो मार्क्स देगा क्या वो? कितना भी अच्छा लिखो, तो टाइटल में गलती कर दिया, वो आगे का पढ़ेगा भी नहीं, वो सोचेगा इसको थीम ही नहीं समझ में आ गया। तो यूपीएससी अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो गई ये सिस्टम से। उन्होंने अल्टीमेटली चेंज किया कि यूपीएससी ने बोला तुम टाइटल दो ही मत, तुम्हें टाइटल देना आता नहीं है, तुम टाइटल दो ही मत। क्योंकि एकदम से कम ऊपर नीचे बहुत मार्क में फर्क आता है ना इमीडिएटली, तो टाइटल के ऊपर ही मार्क डिसाइड करता है एग्जामिनर। तो टाइटल देने के लिए मना किया, फिर भी ऊपर बड़ा जगह दिख रहा है ना, मतलब टाइटल देना है।
उधर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डू नॉट गिव टाइटल, फिर भी टाइटल लिख के आते हैं, वो भी गलत। छोड़ दो ना, क्यों? पढ़ो क्वेश्चन ठीक से, फैमिलियराइज हो जाओ क्वेश्चन पूछने के तरीके से, कहां पे नहीं करना है, कहां पे क्या करना है। आप आर्ग्यूमेंट में गलती करते हो, आपको फॉर आर्ग्यूमेंट कौन सा है, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में हमेशा कंफ्यूजन होता है। फॉर की जगह अगेंस्ट कर देते हो, अगेंस्ट की जगह फॉर कर देते हो, उससे और आगे वाला कंफ्यूजन है। जो फॉर वाले आर्ग्यूमेंट है ना, उसको निगेट करके सिर्फ अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट बना देता है। ऐसा नहीं रहता ना, ऐसा रहता है क्या? आपको सीएपीएफ में क्यों जाना है और आपके सीएपीएफ में क्यों नहीं जाना, ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है क्या? फॉर एग्जाम्पल वर्दी का चार्म है, उसके अपोजिशन में मुझे सीएपीएफ में नहीं जाना क्योंकि मुझे वर्दी अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलोगे क्या? सो यू कैन नॉट निगेट देम। वो एक सेंटेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट करके नहीं चलता। एक लड़की अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है, वो चीजें क्यों अच्छी नहीं लगती है, दोनों रीजन अलग है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये दोनों चीजें अलग है। आपको सिर्फ सेम चीज को निगेटिव करके लिखोगे तो नहीं होगा, तो आप कंपेयर करते हो उसको जबरदस्ती, लेकिन कंपेरिजन आता ही नहीं है। सीएपीएफ में क्यों जाना है, तो वर्दी रहती, यूनिफॉर्म रहता है, उसका चार्म है, अच्छा जॉब है, बहुत ज्यादा स्टेटस रहता है, ये उसके फॉर वाले आर्गुमेंट है। क्यों नहीं जाना है, इट माइट लीड टू स्ट्रेसफुल लाइफ, फैमिली से दूर रहना पड़ता, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों अलग अलग है, ये समझो, इसको एक्सेप्ट करो और उसको ऐसा लिखो, जो पूछा है उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। आपको कभी कम मार्क्स आ नहीं सकते। आप पूछता कुछ और है, आपको जो लगता है वो लिख के आते हो, नहीं आते मार्क्स। वो इरिटेट हो जाता है, 55 साल का बुढ़ा है, वो इरिटेट ही होगा। एक तो यूपीसी ज्यादा पैसा देता भी नहीं है, वो किसी को बता भी नहीं सकता मैं पेपर चेक कर रहा हूं, बता भी नहीं सकता। और वो 30 साल पहले कुछ तो कर चुका है, प्रोफेसर बन के, यूनिवर्सिटी लेवल प्रोफेसर है, बहुत बार तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, उसका अपना ईगो है, उसको हर्ट मत करो, उसको रिस्पेक्ट करो। सिंपल बेसिक साइकोलॉजी सब जगह पे अप्लाई होता है, बेसिक। इसीलिए तो जो प्रेजेंटेशन अच्छा करता है मार्क क्यों आते हैं? अगर ऐसा नहीं होता, सेम कंटेंट अच्छा वाला प्रेजेंटेशन और सेम कंटेंट थोड़ा सा खराब प्रेजेंटेशन, लिटरली एक मार्क का फर्क आ जाएगा। बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स एवरीवेयर इन एवरी सेम मैनर। एग्जांपल बता दो, केस स्टडीज है, यूएस में केस स्टडी किया था, जो लोग अच्छे दिखते हैं उनको सेम क्राइम के लिए कम पनिशमेंट मिला है, सेम क्राइम के लिए कम पनिशमेंट मिला है। जजेस आर सपोज टू बी इम्पार्शियल, तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, कोई अच्छा दिखता है कोई नहीं दिखता है। एक ये तो बॉडी की तरह दिख रहा है, इसको ज्यादा स्टेटमेंट, यही होता है, यही होता है इन रियलिटी। ये होता है 2-2 साल सेंटेंस ज्यादा है, 2-2 साल निग्लिजिबल नहीं है। नो वंडर आप जिसका ऐसे दिखता अच्छा है उसको एक दूसरा मार्क भी अच्छा आता है। जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छा होने का एक ड्रॉबैक भी है, आपकी सभी गलतियां इमीडिएटली पता चल जाती है। तो गलती सुधारो, लिटरली 2-2 मार्क का गैप ला सकते हो। हैंडराइटिंग वगैरह सुधारने के चक्कर में अभी पढ़ो मत, सिर्फ प्रेजेंटेशन सुधारो। उसको समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, उसको पढ़ने में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आर्ग्यूमेंट। ट्वेंटी मार्क्स के है, दो आर्ग्यूमेंट है। आपका जनरली आर्ग्यूमेंट 30 मिनट्स में हो जाएगा, जनरली 30 मिनट्स में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, कुछ ये नहीं है। लेकिन इसको जबरदस्ती पैराग्राफ में नहीं लिखना है, मैं उसका आपको फॉर्मेट बना के दे दूंगा। शायद आपके ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट पढ़ा है ना, कैसा लग रहा है वो? अच्छा लगा? क्यों अच्छा लगा? क्या है उसमें ऐसा अलग किया हुआ? पॉइंट फॉर्मेट, सिर्फ पॉइंट फॉर्मेट में इसलिए अच्छा है क्या? पॉइंट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, फॉर प्रेजेंटेशन इट इज गुड, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा है क्या कि किया क्या है, और जो एग्जाम में पूछा है वो हर एक चीज को जस्टिफाई किया है क्या? आप आर्ग्यूमेंट में आपका आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ भी कर देते हो, बट व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट मींस यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई, क्यों India should join China Pakistan economic corridor, why? If you understand this question,
ओनली यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाई, क्यों ज्वाइन करना है, वो रीजंस लिखो, दैट इज आर्ग्यूमेंट। 4-5 रीजन जो मोस्ट अपीलिंग है, जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लिखो। पहले लेवल पे पहले इतना ही करना स्टार्ट कर दो, बाकी इंपॉर्टेंट टाइटल्स और उसका एलिब्रेशन वो नेक्स्ट लेवल है। आर्ग्यूमेंट जब पढ़ाऊंगा 2-3 दिन में, कल परसों में, तब ये बता दूंगा। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत आया क्या? पढ़ने में कुछ दिक्कत आया? वो आर्ग्यूमेंट समझने में कुछ दिक्कत आया क्या? उसको भी नहीं आता है बुड्ढे को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको तकलीफ मत दो, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। आपको अंदर का इलेबोरेशन भी पढ़ने का जरूरत पड़ता है क्या? आप टाइटल पढ़ के क्लियर हो जाता है ना कहना क्या है बंदे को, पढ़ने का आगे भी पढ़ने का जरूरत है क्या? आपका पेपर जल्दी चेक हो जाएगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे, दिखने के लिए अच्छा दिखता है, एंड यू कैन इजीली स्कोर 12-13 मार्क्स इन आर्ग्यूमेंट। एक कंक्लूजन कर दो, वो और खुश। आर्ग्यूमेंट में कोई कंक्लूजन नहीं करता है, करना आता ही नहीं है लोगों को। क्या कंक्लूजन करना समझ में नहीं आता। सभी आर्ग्यूमेंट में कंक्लूजन बैलेंस रहेगा ऐसा बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा वो। ये उतना कर दोगे, बहुत ही आसान है आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं है आर्ग्यूमेंट। रिपोर्ट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्ट क्या रहता है उसका क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। सब बुक कौन सी बताता हूं। दस मिनट में आपका रिपोर्ट हो जाना चाहिए। आप इतने लंबे चौड़े रिपोर्ट लिखते हो। उन्होंने पूछा है कितने मार्क्स में रिपोर्ट लिखने के लिए, कितने वर्ड्स में? 100 वर्ड में रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है। आप इतने लंबे चौड़े रिपोर्ट लिखते हो कि आपको 15-15, 20-20 मिनट बंदा रिपोर्ट लिख रहा है। रिपोर्ट लिख रहा है कि ऐसे लिख रहा है, आपको ऐसे और रिपोर्ट में डिफरेंस ही नहीं पता चलता करना क्या है। मैं रिपोर्ट पढ़ाता हूं, आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगा क्या करना है, कितना लिखना है, इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है, 2 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है, वैसा क्यों लिखना है, इसके इंट्रोडक्शन में ऐसे के इंट्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, इसके कंक्लूजन में ऐसे के कंक्लूजन में क्या फर्क है। रिपोर्ट रहता है, ऐसे रहता है। ऐसे इज ऑल अबाउट ओपिनियंस, रिपोर्ट इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। आपको वो समझ में आना चाहिए। आप रिपोर्ट को ऐसे के फॉर्मेट में नहीं ला सकते, ऐसे को रिपोर्ट के फॉर्मेट में नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे रेटिंग्स। कितने मार्क्स हो गए? टाइम क्या हो गया? बेसिक आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 170 मिनट्स। कितना हुआ टाइम? 10 मिनट बचे। 10 मिनट बचे। वो जनरली नहीं बचेंगे, 5 ही मिनट बचेंगे। वो 10 मिनट किस लिए रखना है? ये टाइम स्लॉट में 10 मिनट किस लिए रखना है? सोचने के लिए नहीं, सोचने के लिए हर क्वेश्चन में खुद का टाइम है, वो बताता है। ये इधर उधर एक तो स्ट्राइक आउट करना है पेज को आपको, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंटली है ना जो ब्यूटिफिकेशन है, अंडरलाइन। लेकिन प्रेफरेबली अंडरलाइन भी जो भी करना है उधर ही करो। ये टाइम आप कहीं ना कहीं पे तो यूटिलाइज कर सकते हो। जल्दबाजी नहीं किया, क्योंकि आपका टाइम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उतना डिफरेंटली कोई नहीं चल पाएगा, वही ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। कहीं पे तो ज्यादा समय लगेगा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, सो दैट अपना पेपर कवर हो जाए। 10 मिनट से ज्यादा टाइम आप कहीं पे स्पेयर ही नहीं कर पाओगे। कहीं पे कर पा रहे हो क्या बताओ? कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। ये बहुत टाइट शेड्यूल है।
सोचने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी लाना तो अलग बात है, इसीलिए प्रैक्टिस है, इसीलिए प्रैक्टिस है। इसमें फोर्सेस में जब भी आप ज्वाइन करोगे, वहां पे कहावत है, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग पीस टाइम, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो ये पीस टाइम है। अभी जितना मेहनत करोगे उतना जिस दिन एग्जाम आएगा ना 18 अगस्त को, उतना कम तकलीफ होगा। कुछ नहीं लगेगा पेपर 2, अगर ठीक से करोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। पेपर 2 निकल जाएगा, आपको 1 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर 2 कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस अभी आना चाहिए, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन पेपर 1। 3 महीना रहेगा, 3 महीना पेपर 1 बहुत अच्छे से करो, स्कोर 130 मार्क्स, उसका मैं मार्क करके देता हूं सभी इंपॉर्टेंट चीजें। एंड इफ यू स्कोर 130 मार्क्स इन पेपर 1, 80 मार्क्स इन पेपर 2, बाय एंड लार्ज आपका पोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है। इंटरव्यू इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इंटरव्यू आसान है, इसका प्रेडिक्टेबल है, सब कुछ है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर से आपको कुछ ना कुछ तो एज रहना चाहिए। वो एज कहां पे मिलता है वो दे दो, ठीक है। टाइम शेड्यूलिंग समझ में आ गया क्या? उसमें कोई प्रॉब्लम? ऐसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा ऐसे डिस्कस करेंगे क्या आज? क्या ऐसे रहता है? व्हाट इज ऐसे? सर कॉम्प्रिहेंशन में से आंसर देखने होते हैं आपके पास? कॉम्प्रिहेंशन में से मैं बताऊंगा, यही तो डाउट्स रहते हैं आपके, बहुत सारे डाउट है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आएगा मैं बता देता हूं, डोंट वरी। आपका ये जो 6 क्वेश्चंस है वो 6 पूरे के पूरे कवर कर लेंगे, ऑल 6 क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ। ठीक है। सोर्सेस आपके पास कॉपीज है, सभी के पास सोर्सेस का, स्टडी मटेरियल का। क्या करोगे, कौन से सीक्वेंस में पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा। अविनाश सर सोर्सेस की कॉपी दे दीजिए। क्या पढ़ोगे, सीक्वेंस में पढ़ो अगले 10 दिन में। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी, 11 का एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी मस्ट रीड, क्योंकि आपको सोवरेनिटी का डिफरेंस ही नहीं पता। सोवरेनिटी मतलब क्या नहीं पता आपको, फेडरलिज्म नहीं पता आपको, लिबर्टी नहीं पता, इक्वालिटी और इक्विटी नहीं पता। सो यू गेट कंफ्यूज्ड इन द पेपर। पेपर के अंदर जब पेपर लिखने के लिए जाते हो ना, कंफ्यूज हो जाते हो, 2 टर्मिनोलॉजीज के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। कम्युनिज्म की जगह कम्युनलिज्म लिख के आते हो, कम्युनलिज्म की जगह कम्युनिज्म लिख के आते हो। ये बहुत जरूरी है। ये बुक एक बार पढ़ लिया तो आपको कंसेप्ट सभी समझ में आ जाएंगे। और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, कभी कभी पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए। बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। कुछ एक दूसरा कोट, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ऐसे वाले कोट्स 2-4 मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इसमें मिल जाएंगे, बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इसमें मिल जाएंगे। वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। इसमें से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे लेना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट इज पॉलिटिकल थ्योरी, नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लिखा हुआ है सब आपके इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्यों, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क? सर ये पॉलिटिकल थ्योरी 1 से 10 तारीख तक खत्म करनी है। हाँ, सभी बुक्स पॉलिटिकल थ्योरी एक दिन में खत्म हो जाता है और हो जाना भी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसमें से आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी पता चलेगा, कीवर्ड्स पता चलेंगे, प्रीएम्बल पता चलेगा। हम लोग इसके ऊपर खेल सकते हैं, फिर हम लोग को इसी के ऊपर खेलना है। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन में कैसे यूज करना है, कंक्लूजन में कैसे यूज करना है। आर्टिकल 32 इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है ना, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कीवर्ड के ऊपर, एक लाइन के ऊपर हम लोग जैसे चाहिए घुमा सकते हैं। कोई भी चीज को बोल दो ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अवेकन्ड वोटर, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? अवेयर वोटर इज हार्ट एंड सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। इस बार इलेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कुछ भी। तो इलेक्शन है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, पैरेलल इलेक्शंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी आ गया तो ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हार्ट एंड सोल ऑफ द डेमोक्रेसी।
तो ये चीजें है ना जो उठा के इधर उधर डालने वाली चीजें, वो आपको इंटेलिजेंटली समझना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इज वेरी ब्यूटीफुल बुक। आपको सभी पॉलिटिकल जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना ऐसे सभी में काम आ जाएगा, डेमोक्रेटिक इसमें काम आ जाएगा, कंक्लूजन में काम आ जाएगा, वो भी अच्छा बुक है। नेक्स्ट कौन सा बोला है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, कोई भी सीक्वेंस में पढ़ा तो भी चलेगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ने से पहले कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ो, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पहले पढ़ो। सीक्वेंस ही लिख लो, चलो पॉलिटिकल थ्योरी 1 उसके सामने लिखो, पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क सेकंड बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थर्ड बुक, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स फोर्थ बुक, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फिफ्थ बुक। अभी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस लिए जरूरी है? क्यों पढ़ने के लिए बोला हूं? आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर आपको कुछ भी नहीं कंसेप्ट पता ठीक से। अगर आपने कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज नहीं किया, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो आपको पोस्ट कोल्ड वॉर क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर क्या हुआ है नहीं पता। तो कोल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया, उसके बाद जो आर्म रेस चला, उसके बाद जो भी चीजें चली, रशिया एंड मतलब यूएसएसआर एंड यूएसए राइवलरी, फिर उसके बाद हेगेमोनी ऑफ द यूएसए, उसके बाद फॉल ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद व्हाई वर्ल्ड वाज बाइपोलर, व्हाई हाउ द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर एंड हाउ द वर्ल्ड नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो उसके आंसर्स आपको उधर मिलेंगे। ऐसे में आपके आएगा रोल ऑफ इंडिया इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। आपको ये मल्टीपोलर समझ में तो आना चाहिए है क्या, मल्टीपल पावर सेंटर्स है तो कौन है, व्हाई इंडिया इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूएसए, ठीक है ना। बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चेंजेस है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इवन रशिया इज कम्युनिस्ट एंड चाइना इज कम्युनिस्ट, सो वी हैव रियलिस्टिक थ्रेट फ्रॉम चाइना। हम लोग पाकिस्तान से नहीं डरते, लेकिन हम लोग चाइना के साथ कंफ्लिक्ट की बात भी नहीं करते। चाइना इज फार मोर सुपीरियर। तो इंडिया चाइना कंफ्लिक्ट में रशिया वोंट हेल्प अस, रशिया माइट नॉट हेल्प अस। तो चाइना और यूएस का राइवलरी ऑलरेडी चल रहा है और चाइना पाकिस्तान एक्सिस बन गया। ये सब चीजें समझना जरूरी है। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले मैटर में पूरे क्लियर कर दूंगा। आप जाके मेरे वीडियो देखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी वाले है यूट्यूब पे, देखो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो सिक्योरिटी सेमिनार समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा है क्या, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये उससे आपको समझ में आएगा कोल्ड वॉर और कोल्ड वॉर का इंपैक्ट, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हमारा हिस्ट्री 1947 में खत्म हो गया, ऐसा हम लोग अजम करके चलते हैं। हम लोग के बीच में कम्युनल वायलेंस है क्या? कम्युनल वायलेंस है। हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम आता है, कास्टिज्म अभी भी है। तो बीच वाला हिस्ट्री गया कहा? क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? वो बीच वाला हिस्ट्री है। आज जो चल रहा है सब कुछ ब्रिटिश टाइम से जो हुआ है उसका इंपैक्ट नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें उसका इंपैक्ट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ हम लोग पता होना चाहिए। सिक्योरिटी सिनेरियो में क्या चेंजेस किया, पॉलिटिकली क्या चेंजेस हो गए, हम लोग को पता होना चाहिए। तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद अशोक कुमार, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, अशोक कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बाय एंड लार्ज हर साल एक ऐसे आता है या फिर आर्गुमेंट आएगा। ये पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के क्लासेस होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। आपका एक महीने में फुल कवर नहीं होगा, वो हर किसी को जरूरत भी नहीं है। तो उसके एक दो जो क्लासेस होंगे आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नहीं तो ये सिलेबस ऐसे खत्म ही नहीं होगा, हर किसी को जरूरत भी नहीं है और वो सुनने से भी हो जाएगा।
तो आप घर पे बैठ के भी वो कर सकते हो, इधर आने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज ये क्लासेस चलने के लिए फिर 6 महीने चला सकता हो, लेकिन 6 महीना जरूरत ही नहीं है। और वो 1-2 क्लास में पूरा बुक समझाया, आपको ओवरव्यू चाहिए सभी का, वो ओवरव्यू समझ में आ गया तो मोर देन इनफ है। अशोक कुमार में पूरा पढ़ाऊंगा, मतलब उसकी सिक्योरिटी सिनेरियो पूरे पढ़ाऊंगा कि टेररिज्म वगैरह वो सब रियलिस्टिक थ्रेट है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर आवर कोर मैंडेट। सीएपीएफ में घुसने का कोर मैंडेट है, सीएपीएफ का वो कोर काम है, इसके लिए उसके ऊपर काम करना, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बुक सोशियोलॉजी के 11 का एनसीईआरटी, 11 के 2 एनसीईआरटीज है। कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन पहले करो। कुछ नहीं है वो बुक, तो मैं 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी कुछ नहीं है, और उसमें से कुछ सीखना भी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। उसमें से लेना क्या है कि सोशियोलॉजी क्या स्टडी कर रही है, बस किसकी स्टडी कर रही है, सोसाइटी की स्टडी। सोसाइटी की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्या कौन से लेवल पे स्टडी कर रही है। सोशल चेंज, हम लोग ऐसे में लिखते तो है सोशल चेंज लाना, सोशल इंजीनियरिंग लिख रहे हो ना आप ऐसे में, ये जब कीवर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब 1-2 लाइन में आप लिख लोगे ना, बहुत अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा। सोशल चेंज लाना, ये करना। फॉर एग्जांपल पैट्रियार्कल सोसाइटी है, विमेंस इशू चल रहा है, विमेंस राइट इशू चल रहा है, तो आपको वहीं पे बोलोगे ना सोशल चेंज लाना है, सोशल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ने ऐसा करना चाहिए। गवर्नमेंट में बोलते हैं ना सोशल इंजीनियरिंग करना है, ऐसा करना चाहिए, सो दैट जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है या कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको बाजू में रख के वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ द विमेन। उसके लिए सोशल चेंज लाना है। कैसे लाएंगे? मीडिया यूज करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ जाएंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लाएंगे। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? एजुकेशन में इम्बाइब करेंगे, पूरे एजुकेशन सिस्टम में इक्वालिटी ये लेके आ जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या है, जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, कम डाइल्यूट होते जाएंगे, एंड इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग विमेन, रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। यही लिखना है अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सोसाइटी कैसे काम करती है, सोसाइटी में कौन काम करता है, उसको सिर्फ समझना है। उसमें कोई कीवर्ड आता है, उसमें सोशियोलॉजिस्ट हम लोग के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, एक भी सोशियोलॉजिस्ट का नाम जरूरी नहीं है। उसने किया हुआ काम सिर्फ एक बार देख लो करता क्या है, बाकी जरूरी नहीं है। ठीक है ना, काम जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 12th के एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लो, छोड़ दो, किसी और के लाके पढ़े तो भी चलेगा। 12th के एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज सोशल चेंज एंड अनदर इज इंडियन सोसाइटी, बहुत जरूरी है। अभी कास्टिज्म के ऊपर ऐसे आया, कम्युनलिज्म के ऊपर ऐसे आया, तो आपको वो एड्रेस करना आना चाहिए। Until and unless you know Indian society, you cannot do it. What is casteism? What is caste? क्या रहता है जात? कास्टिज्म अभी फिर से ये कर रहा है ना, ज्यादा रिवाइव हो रहा है ना, रिजर्वेशन पॉलिसीज और उसके चलते। कास्ट अवेयरनेस, कास्ट अभी डाइल्यूट नहीं हो रहा है, कास्ट अवेयरनेस इज ऑन द राइज। कास्ट का इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी के चलते बढ़ रहा है। लेकिन व्हाट इज कास्ट? क्या है कास्ट, बताओ? डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। नो, इफ दैट इज द केस तो ब्राह्मण कल्चर भी बना सकता है, ब्राह्मण सोर्ड लेके लड़ भी सकता है, he can do anything. So that means this is not the complete definition. So some classification of varnas, some classification. लेकिन वर्ना कास्ट अलग चीज है। वर्ना तो चातुर्वर्णा है, 4 वर्णों में डिवाइड किया, कास्ट तो अलग चीज है। हर एक वर्ण में अलग अलग कास्ट है। It's not just about वर्नास। कास्ट क्या है फिर? इतना हम लोग बचपन से कास्ट इतना हैमरिंग किया है, हम लोग को कास्ट क्या है वही नहीं पता। क्या है कास्ट? कास्ट का क्राइटेरिया क्या है? नहीं है, वो बोला ना अभी, ब्राह्मण देखो, वेदों का पठन करने का अधिकार क्षत्रिय को भी है, ब्राह्मण को भी है, लेकिन वही क्षत्रिय करता है जो राजा है। ठीक है ना, तो पढ़ाई करने का सिर्फ अदरवाइज सिर्फ उसको है, ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है। सो इट्स नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन। वो पॉटरी भी बना सकता है, वो गाना भी गा सकते हैं, वो डांस भी कर सकते हैं, कोई चीज के लिए लिमिटेशन नहीं है उनको।
अगर ऑक्यूपेशन होता, फॉर एग्जाम्पल एक पॉटर है, कुमार है, वो सिर्फ पॉटरी ही कर सकता है, सिर्फ ऑक्यूपेशन होता तो ब्राह्मण ने सिर्फ पूजा पाठ ही करना चाहिए. सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट ऑक्यूपेशन, इट्स नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन. देन व्हाट इज इट? नहीं, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, लेकिन नहीं, दैट इज नॉट कॉमन आइडेंटिटी. हाँ, लेकिन क्या है वो क्राइटेरिया? क्या, व्हाट इज दैट कॉमन आइडेंटिटी? That is based on the birth and family. बर्थ, फैमिली मीन्स इंटरडाइनिंग एंड कास्ट एंडोगैमी. ये दो ही चीजें हैं क्राइटेरिया कास्ट की जो डिफाइन करती है. एंडोगैमी, शादी सिर्फ कास्ट के अंदर ही कर सकते हो. रोटी बेटी व्यवहार बोलते हैं उसको. रोटी बेटी व्यवहार, ये दो लाइन के ऊपर कास्ट खत्म है. कास्ट के अंदर शादी कर सकते हो, अपने कास्ट के आसपास आप खाना खा सकते हो, आपके नीचे के कास्ट के आसपास खाना खाना अलाउड नहीं है, कोई करता नहीं है. अभी सब कुछ चेंज हो गया, बेटी रोटी वाला व्यवहार सब चेंज हो गया. नाउ यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. लेकिन बेटी वाला अभी देते हैं क्या? अभी भी रेडी है क्या लोग? इसीलिए बेटी व्यवहार बोलते हैं, बेटा व्यवहार नहीं बोलते कभी. बेटी देने के लिए तैयार है क्या? नहीं है सर. अभी भी कास्ट में शादी हो रही है. मेजोरिटी मैरिजेस इनसाइड इंडिया आर अमंग द कास्ट. ये मैं नहीं बोला, अभी इरावती करवे वगैरह वो तो कुछ सोशलिस्ट है, उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है. ये उन्होंने भी ऐसा ही सोचा, ये चीज नहीं है. सब लोग सोचते कि ये है, लेकिन ये नहीं है. इट्स नॉट अबाउट ऑक्यूपेशन, इट्स अबाउट मैरिजेस, इट्स अबाउट इंटरडाइनिंग. अभी ये आप एग्जाम में लिखोगे व्हाट कास्ट इज अबाउट, ये एनसीईआरटी में है. मैं कुछ हाई पंडू आपको बुक बता भी नहीं रहा हूं, मैं कोई नोट्स बता भी नहीं रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है. ये जब लिखोगे इसका इंपैक्ट बहुत अलग लेवल पे जाता है. देन जो आपका एग्जामिनर है वो सोचता है कि नहीं यार, ये बंदे को पता है वो क्या लिख रहा है. नहीं तो आपने सब कुछ बोल दिया, वेग 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 सब कुछ. ये सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आ गया. अभी तो सवर्णस भी रिजर्वेशन मांग रहा है, अपर कास्ट भी रिजर्वेशन मांग रहा है, उसको रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया. या फिर जाट्स हो गए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में मराठास हो गए, आंध्र में रेड्डीज हो गए, तो एक्चुअली उनका नंबर कम नहीं है. यूपी में यादव हो गए, नंबर कम है क्या? अरे उनको रिजर्वेशन. तो आप देखोगे तो चीफ मिनिस्टर इनके बन रहे सब, लेकिन वो बोल रहे हम लोग तो बैकवर्ड है. सो दोज वो डिसाइड कर देंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा अपने स्टेट में. उनको बोलते हैं डोमिनेंट कास्ट, बेस्ड ऑन नंबर्स. डोमिनेंट कास्ट इसलिए बोलते हैं कि उनके पास नंबर है. और डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है, डेमोक्रेसी में कुछ मैटर नहीं करता. डेमोक्रेसी में जिसके ज्यादा नंबर वो वोटिंग करके इलेक्ट कर सकता है. तो ये डोमिनेंट कास्ट का जो इंपैक्ट है, ये डोमिनेंट कास्ट जब वर्ड आपके इसमें आ जाएगा, और या फिर वेस्टर्नाइजेशन है या फिर संस्कृताइजेशन है, ऐसे वाले कोई वर्ड आ गए तो आपको समझ में तो आना चाहिए व्हाट इज वेस्टर्नाइजेशन एग्जैक्टली. आप सिर्फ जंक फूड करके खाना मतलब वेस्टर्नाइजेशन सोच के आते हो, उसके लिए स्कर्ट पहनना वेस्टर्नाइजेशन. व्हाट डज दिस सिंबलाइज? स्कर्ट पहनना या आप जीन्स पहनते हो, अभी वो लोग की तरह लाल नीले बाल बनाते हो, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये सिर्फ करना मतलब वेस्टर्नाइजेशन है क्या? क्या है वेस्टर्नाइजेशन? वेस्टर्नाइजेशन है क्या? Accepting their thoughts. ओके, और फ्रीडम की, मतलब फ्रीडम की तरफ नहीं ना, वो फ्रीडम वगैरह उन्होंने इम्बाइब किया है अपने ऊपर. उनकी एजुकेशन नहीं, Imitating their culture and एग्जैक्टली कल्चर, ट्रेडिशंस, देयर नॉर्म्स. इमिटेटिंग, इमिटेटिंग. कंप्लीट इमिटेशन कभी होता नहीं है, हो नहीं सकता है. इट इज ऑलवेज अमालगमेशन. लेकिन होना शुरू करना, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन. क्यों? वो फैसिनेटिंग लगता है वेस्टर्न वाला, ठीक है ना. वेस्टर्न वाला फैसिनेटिंग लगता है, ईस्टर्न वाला लगता है क्या? आप लुंगी पहन के घूमोगे क्या रास्ते पे, आपको लगता है आउट ऑफ फैशन है, गाउठी है, देसी है, क्या आप देहाती है, ऐसा ही लगता है. उसके साथ साथ और एक टर्मिनोलॉजी, संस्कृताइजेशन. जो भी लोअर कास्ट है वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अपन बहुत अपने को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, सो दे विल स्टार्ट लर्निंग संस्कृत. वो पूजा पाठ करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, अपने बच्चों को श्लोक वोक पढ़ाएंगे,
and they'll start following cultures of upper caste. प्योर भाषा में बात करने का कोशिश करेंगे हमेशा, इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। क्योंकि कास्ट तो चेंज कर सकते हैं नहीं, हिंदू सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। कुछ भी कर लो, हजारों एकड़ जमीन ब्राह्मण को दान दे दिया तो भी कास्ट नहीं बदल सकता, तुम प्रेसिडेंट बन गए तो भी कास्ट नहीं बदल सकता, कास्ट तुम्हारा बदलने का प्रोविजन ही नहीं है। सो हायरार्की में तुम जहां पैदा हुए हो वही रहोगे, इवेंचुअली इट शैल चेंज। लेकिन कब चेंज होगा? कास्ट का क्राइटेरिया क्या है? इंटरडाइनिंग, इंटर मैरिजेस। इंटरडाइनिंग कब का शुरू हो गया? 70 साल हो गए इंटरडाइनिंग चल रहा है। अभी इंटरडाइनिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि तुम निचली जात वाला है इसलिए तुम्हारे साथ में खाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं है अभी, बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है, गांव में चलता है अभी भी। बट इंटर मैरिजेस इज स्टिल नॉट द नॉर्म, इंटरकास्ट मैरिजेस इज स्टिल एन एक्सेप्शन। जब वो नॉर्म रहेगा तब कास्ट का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। नहीं, कास्ट लगाएंगे किसका? जब इंटरकास्ट मैरिजेस रहेंगे तो देन ओनली कास्ट का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ये संस्कृताइजेशन भी करने का जरूरत नहीं है। अभी संस्कृताइजेशन कर क्यों रहे? क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उपवास रखना शुरू कर दिया। तो सर मैरिज क्या नाम है, सॉल्यूशन है इस चीज का, मतलब कास्ट खत्म करने का? हाँ, वन ऑफ द क्योंकि और कोई चीज इज नॉट वर्किंग। क्योंकि क्या है, कास्ट का इंपॉर्टेंस अभी भी धीरे धीरे ना और बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज। और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी डाइल्यूट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट हर किसी को रिजर्वेशन दे रहा है, हर किसी को। तो बचेगा कितना? प्रॉब्लम इज दैट इट्स नॉट अबाउट रिजर्वेशंस, इट्स अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज। गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर जितना भी पॉपुलेशन है सबको आईआईटी में एजुकेशन देने का कैपेसिटी होता गवर्नमेंट का तो ये इशू ही नहीं आता था। आता था क्या? कोई इशू नहीं आता था। सो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके लिए सब में कंपटीशन चल रहा है। स्टैंडर्डाइज एजुकेशन है ही नहीं। जब तक स्कूल लेवल चलता है ना, एक्चुअली किसी को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना, किसी को जाना है क्या गवर्नमेंट स्कूल में? हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में सीखूं। और जैसे कॉलेज एजुकेशन का बात आता है ना, हर किसी को गवर्नमेंट में जाना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में फैसिलिटीज अच्छा है, पैसा कम लगता है, बहुत कम पैसा लगता है, इसलिए कंपटीशन है। मेडिकल तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो लेकिन करोड़ रुपए लग जाएगा। गवर्नमेंट में करोगे 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा पूरा का पूरा। 30-40 हजार फीस है एनुअली सिर्फ। वो प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो सर जो ये ईडब्ल्यूएस चला है इसमें क्या नाम है, वो जुडिशरी जो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जुडिशरी का अभी वर्डिक्ट आया नहीं है उसके ऊपर, सो वी शुड वेट फॉर द वर्डिक्ट। ऐसा कुछ इशू आने हो सकता है, मतलब पेपर में ऐसा कुछ इशू आ जाए? आ सकता है। इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिजर्वेशन इज नॉट ऑन इकोनॉमिक बेसिस, रिजर्वेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकवर्डनेस। तो सर ये फिर ये क्या नाम है, हमारी पॉलिटिक्स का फेलियर होगा। हाँ हाँ हाँ, सोशल बैकवर्डनेस है। व्हाट व्हाई सोशल बैकवर्डनेस? बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। अभी अगर ऐसा प्रोविजन होता, चलो समझो मैं एक दलित हूं, आप में से कोई ब्राह्मण है, मेरा कास्ट आप ले लो, मेरा रिजर्वेशन भी आप ले लो। नोबडी वांट्स टू टेक द कास्ट, एवरीबडी इज विलिंग फॉर द रिजर्वेशन, नोबडी वांट्स टू चेंज द कास्ट। मतलब मैं रहूंगा ब्राह्मण है लेकिन मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मैं दलित बन के रिजर्वेशन चाहिए किसको इधर? दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये मेंटालिटी कैसे चेंज करोगे आप? सो यू कैन नॉट चेंज द कास्ट, देयर इज नो प्रोविजन इन द हिंदुइज्म टू चेंज योर कास्ट। तो ये सोशल बैकवर्डनेस के लिए है रिजर्वेशन। आप कितना बड़ा बनते हो, प्रेसिडेंट में बन गए तो भी दलित प्रेसिडेंट, वो दलित वर्ड हटा नहीं है, वो हट नहीं रहा है। इंटरकास्ट मैरिजेस में जो न्यू बॉर्न है उसे किसका कास्ट मिला? बाप का। जनरली ऐसा अब तक का नॉर्म था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म बाप का कास्ट चला जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी केसेस हुए हैं अभी, क्यों बाप का ही मिले? जब कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी ला गया तो जिसका चाहिए ले सकता है। सो केसेस आर अंडर गोइंग, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी 5-6 केसेस अभी चल रहा है। शायद एक केस का वर्डिंग भी आया था कि जिसका चाहिए कास्ट वो डिसाइड करेंगे, जो फॉर्म में कास्ट लगेगा। जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, अभी बर्थ सर्टिफिकेट के पापा का नाम कंपलसरी नहीं है, तो सर वो तो पापा का ही मेरा होगा, मम्मी का ही मेरा होगा, फिर बच्चा मतलब बच्चे एक कास्ट लगेगा ना, 2 कास्ट लगेगा नहीं। नहीं सर, सपोज मम्मी कंफ्लिक्ट हो गया तो सर फिर कैसे होगा? कंफ्लिक्ट क्यों हो जाएगा?
किसी का भी कास्ट लगे उसको बेनिफिट चाहिए ना अल्टीमेटली। वाई ये कास्ट वाला इशू आया है क्यों, किसका लगना चाहिए, बेनिफिट के लिए, रिजर्वेशन के लिए। तो किसका भी लगे, वो जिसमें बेनिफिट मिलता है वो उसके साथ जाएगा ना। एंड इट शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी लाइक दैट। बेनिफिट देखो, इवेंचुअली बेनिफिट, प्रॉब्लम क्या है, आपको अभी लगता है बेनिफिट मिल रहा है, थोड़े दिनों बाद सबको रिजर्वेशन देना शुरू कर देंगे और सब बेनिफिट ही खत्म हो जाएगा। अभी तो लगता है कि कंफ्लिक्ट चल रहा है ब्राह्मण और दलित के बीच में, थोड़े दिनों बाद कंफ्लिक्ट चलेगा सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच में। ब्राह्मण समझो, ब्राह्मण पॉपुलेशन 10% है, 15% है, उतना है नहीं, 10% है पकड़ के चलो, और ब्राह्मण को 10% रिजर्वेशन दे दिया, तो ब्राह्मण 10% में ही लड़ रहा है, फिर भी उनको सीट नहीं मिलेंगे, फिर भी कुछ ब्राह्मण गरीब ही रहेंगे, फिर भी कुछ ब्राह्मण को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अब तक दूसरों को गाली दे रहे थे, फिर अपने आप को गाली देना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट कास्ट, इट्स अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेस। उसके चलते अभी कुछ लोग तो कास्ट ही लगाना छोड़ दिया है, लगा वो भी है, नहीं चाहिए रिजर्वेशन तुम्हारा, मुझे कास्ट भी नहीं चाहिए। एंड दैट वाज द ओनली रीजन हिंदुइज्म में हिंदुइज्म के बाहर कन्वर्जन हुआ है। इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं है तो और क्या करेंगे लोग, दे विल गेट कन्वर्टेड। बिकॉज हिंदुइज्म में कैसा है आपको बताता हूं, वो कोई दूसरे धर्म वाला होगा ना तो वो इक्विवेलेंट है, लेकिन मेरे धर्म वाला है ना तो या तो ऊपर है या तो नीचे है, इक्विवेलेंट कोई नहीं है। ब्रिटिशर्स के साथ में बैठ के खाएंगे हम लोग, उसको नहीं पूछा कि तुम्हारा बाप कौन था, मां कौन थी, लेकिन हिंदू है, तुम्हारा बाप कौन है, मां कौन है, तुम्हारा जात कौन सा है, उसके ऊपर डिसाइड करूंगा मैं। तो ये जो चेंजेस है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दो चेंजेस, और ये हमारे केसेस में इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब जाके। अभी कास्ट के ऊपर बहुत सारे सोल्यूशन, इकोनॉमिक बेसिस पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सभी कास्ट में गरीब लोग हैं, सवर्णास में भी गरीब लोग हैं, ब्राह्मण्स में भी है, क्षत्रिय में भी है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सबसे सिंपल लॉजिक बताता हूं, यू कैन नॉट चेंज द कास्ट बट यू कैन ऑलवेज चेंज इकोनॉमिक स्टेटस। मैंने जॉब छोड़ दिया है, अभी तो मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, मिलेगा या नहीं मिलेगा? सिंपली बता, एज पर रूल, एज पर लॉ मिलेगा ना? मिलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मैं डॉक्टर हूं, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूं, ये मेरा तीसरा गैजेटेड जॉब मैं छोड़ रहा हूं और मैं विलफुली गरीब हूं, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, मॉरली नहीं मिलना चाहिए। मैं वही बोलना चाहता हूं ना, मॉरली नहीं मिलना चाहिए। और इसमें दूसरा चीज आप समझ नहीं रहे, इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी मैनिपुलेटेड। हाँ, आपको ये भी बताता हूं, फॉर एग्जांपल ओबीसी में ऐसे केसेस हुए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस दोनों का, माँ बाप का दोनों का पकड़ते ना, ऑन पेपर डिवोर्स किया है लोगों ने, ऑन पेपर दे आर लिविंग टुगेदर, एवरीथिंग इज सेम, नथिंग चेंज, ऑन पेपर माँ बाप का डिवोर्स। क्योंकि इसमें से कोई 40 साल से पहले क्लास 1 बन गया तो उसको रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, डिवोर्स हो गया है, अभी कोई बचा ही नहीं ना, हो गया तो क्या हुआ, शी इज डिवोर्स्ड, रिजर्वेशन ले लिया, ओबीसी का बेनिफिट ले लिया। अभी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ले रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लोग सोने का दुकान खोल के बैठे हैं, बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि ऑन पेपर दिखा नहीं रहे, 15,000 रुपए महीने में मिलता है करके दिखा रहे ऑन पेपर। सोने का दुकान खोला तो अभी उसमें 50 लाख का सोना है और बोलते हैं कि महीने में 15,000 रुपए, क्योंकि पेपर में कुछ नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम में कुछ नहीं आता है। किसान भी करता है, जिनके जमीन, हाँ बहुत ज्यादा जमीन है वो भी करते हैं, नहीं बहुत लोगों के, आपके गांव में नहीं है, इंडिया का स्टोरी है, पूरे इंडिया का स्टोरी है। तो इसीलिए तो इकोनॉमिक बेसिस पे जज करना इतना क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हर किसी का। जो सर्टिफिकेट दे दिया तो सर्टिफिकेट दे दिया, हो गया। अब कितना क्वेश्चन करोगे, कितना जाके चेक करोगे? एंड इकोनॉमिक स्टेटस, फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी अभी गरीब है, पता है क्या आपको? अनिल अंबानी गरीब हो गया, बैंकरप्ट, अभी उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो बेसिस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? अनिल अंबानी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, विजय मल्ल्या के बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए। और कौन कौन है? मेहुल चोकसी और ये नीरव मोदी, सबको मिलना चाहिए। अरे सभी के सभी डूब गए हैं, सभी के सभी डूब गए। वो बैंकरप्ट है, मतलब उनका कर्जा चुकाने के जितना भी पैसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे हैं उनसे, हमारा लोन ही नहीं है,
उनके पास लोन चुकाने जितना उनके पास खुद का इतना एसेट्स ही नहीं है, वो निगेटिव में है। उनके बच्चों का दैट इज द प्रॉब्लम। जो क्राइटेरिया है ना, दैट इज द प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं चलता। तो यहां पे भी क्या होगा, जो मैनिपुलेट करेगा, सब कुछ करेगा, उसको मिल जाएगा, अदरवाइज बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को लगेगा नहीं हमारे लिए भी है, मिलेगा नहीं। आप में से भी एलिटिस्ट ही लेके जाएंगे, लेकिन लगेगा है करके। ये लगने वाली बात है, सिर्फ होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? इंडियन सोसाइटी सोशल चेंज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। पेपर 2 में इतनी ही मेन चीजें हैं, इसके ऊपर ध्यान दे दोगे ये अगले महीने में, आने वाले महीने में, तो आपका बाय एंड लार्ज सब काम हो जाएगा। इसके साथ जो भी चाहिए, इसमें से हम लोग को क्या उठाना है, फॉर एग्जाम्पल संस्कृताइजेशन क्या रहता है, वेस्टर्नाइजेशन क्या रहता है, ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट। ग्लोबलाइजेशन नाम का एक कंसेप्ट है, वो वर्ड डालो, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल प्लस लोकल। हम लोग आज गांव में स्कर्ट पहन के चल रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट्स नॉट जस्ट ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि बोलते हम लोग देहाती हिंदी ही है। इट्स नॉट ग्लोबलाइजेशन, वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक बेटर इंग्लिश, तो टेढ़ा मेढ़ा इंग्लिश ही बात करेंगे, आधा अधूरा है हम लोग, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल प्लस लोकल, ऐसे वाले वर्ड यूज करो, बहुत अच्छा लगेगा। यही चीजें उठानी है और आपके ऐसे में डालनी है, ठीक है ना? इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आते आते। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के लिए, करंट इश्यूज के लिए कोई भी एक चीज पढ़ो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई भी एक मैगजीन पढ़ो। आप विजन पढ़ते हो, विजन को कंटिन्यू करो, या फिर आयुष बाबा पढ़ते हो, आयुष बाबा ज्यादा लेंदी है, बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया है उसने। डेली सिर्फ न्यूज़पेपर की जगह पे आयुष बाबा पढ़ोगे, डेली 2-2, 3-3 इश्यूज, तो एक महीना पूरा खत्म हो जाता है। आपको पेपर 2 के लिए और कुछ करने का जरूरत नहीं है, नॉट इवन न्यूज़पेपर्स। पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर चाहिए ही नहीं, बाय द वे, क्योंकि यही न्यूज़पेपर से ही निकाल के दे रहे इशू, ये कोई अपना अपना मर्जी से इशू नहीं निकाल के देते। उसमें भी मैं आयुष बाबा में मार्क करके दे दूंगा हर महीने का, कौन सा इशू में क्या पढ़ना है। सर प्रिंटेड ले लेंगे? हाँ, प्रिंटेड ले लो, प्रेफरेबली प्रिंटेड ही ले लो, मैं मार्क करके देता हूँ कौन सा इशू में। कभी कभी एक ही इशू के ऊपर 2-2, 3-3 आर्टिकल रहते हैं, जरूरत नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। कुछ हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पूरा सेक्शन है ना, वो स्कीम्स का सिर्फ नाम और ऑब्जेक्टिव, ये एक ही लाइन हमको चाहिए सीएपीएफ के लिए। उसके आगे हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, कौन सा स्कीम रिवैम्प हुआ है, कौन से स्कीम का नाम चेंज हुआ है, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम लोग को पूरा आर्टिकल नहीं चाहिए, 1-2-3 लाइन मैं वो बता दूंगा आपको कि क्या क्या करना है पेपर 2 के लिए। सो प्रीफरेबली स्टिक टू आईएएस बाबा। आपने हिंदू नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। डेली फिर भी आपको लगता है कि पढ़ना है, आधा घंटा दे दो पेपर को, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ये 1 महीने के बाद आपको सिर्फ जो काम मैं बोल रहा हूं ना, 1 घंटा 2 घंटा करना है, यही करना है। आईएएस बाबा मंथली मैगजीन या कोई भी विजन पढ़ रहे हो, सिर्फ मंथली मैगजीन 1 घंटा पढ़ना है और कुछ नहीं करना है पेपर 2 के लिए। उसके बाद पेपर 2 के लिए सिर्फ वीकेंड टेस्ट सॉल्व करना है। हर हफ्ते वाला वीकेंड का जो टेस्ट होता है, फुल सिलेबस है फुल सिलेबस, पार्शियल है पार्शियल, वो टेस्ट सॉल्व करना है, डिस्कशन अटेंड करना है और उसके ऊपर काम करना है, फीडबैक के ऊपर। नया कुछ नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे मैं छोटा छोटा हैंडआउट, छोटे छोटे मटेरियल, कोड्स वगैरह वैल्यू एडिशन ऐड करते जाऊंगा। सोशल इश्यूज के ऊपर भी, सोशियोलॉजी के जो ये बुक्स है ना, उसके ऊपर भी वीडियोस में ऐड करते जाऊंगा, आपको दे दूंगा। वो आपको लगता है जरूरत है तो देख लो, आपको लगता है टाइम पास है तो वो भी देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को हर एक चीज में प्रॉब्लम नहीं आएंगे। पेपर 1 का जो जितना भी इसके लेक्चर्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जनरल साइंस के, जनरल साइंस में उधर भी पुणे में खुद ही पढ़ाता हूं, तो मेरे क्लास के सभी सेशंस रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। एक 15 सेशंस रहेंगे, तो आपको पेपर 1 में भी कहीं साइंस के लिए कोई नया ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बाय एंड लार्ज सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। एक अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए उसमें कि जिसको दिक्कत आता है साइंस में, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ओवरऑल पेपर 2 क्या है समझा, करना क्या है समझा, करना क्या है समझ में आ गया क्या? इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो। हम लोग क्या करेंगे उसमें कुछ डाउट है क्या? हर एक चीज का लेक्चर होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे, कल हम लोग ऐसे लेते हैं, ऐसे लेना है, आर्गुमेंट लेना, आप बता दो। जो सबसे कंफर्टेबल होगा वो चीज पहले ले लो। आर्गुमेंट करते हैं,
एक लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आर्ग्यूमेंट करते हैं एक ही लेक्चर, यू डोंट इवन नीड अनदर लेक्चर। एक लेक्चर में क्लैरिटी आ जाएगा, बाकी आपको 3 महीना लगेगा मास्टरी करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक गोली चलाना मतलब आपको सिर्फ ये ऐसे कॉक करना, ऐसे पकड़ना इधर से और ये ट्रिगर दबाना है। ये सिखाने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 सेकंड। लेकिन गोली टारगेट के लिए लगने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। वो छोटा छोटा कितना हाथ दबाना है, ये ट्रिगर कैसे दबाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, इधर करना है, उधर करना है, कौन सा हाथ बंद करना है, और वो हाथ स्टेडी कैसे रखना है, ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे करना है, वो करने के लिए 1 साल लगता है। मतलब वहां पे मास्टरी करने के लिए टाइम लगता है हर एक वेपन के साथ। आप ट्रेनिंग में जाओगे तो समझोगे, ठीक है ना। अर्जुन बनने के लिए टाइम लगेगा ना, आपको अर्जुन बनना है, लेकिन तो बाण तो कोई भी चला सकता है, इधर से निकालना है, जय श्री राम बोलना है, मार देना है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन लगना तो चाहिए सामने। वो मास्टरी धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आएगा पक्का, आएगा, जिम्मेदारी मेरा है, आएगा पक्का। लेकिन 1 दिन में 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन क्लैरिटी पक्का आएगा। पहले तो क्लैरिटी तो आ जाए, मास्टरी तो बात की बात है। प्रॉब्लम आपका है, आपको क्लैरिटी नहीं है और आप मास्टरी के पीछे लगे हो। आप कुछ भी ट्रायल एंड एरर करते बैठते, कुछ ट्रायल एंड एरर मत करो, मैं सब करके बैठ चुका हूं। सीएपीएफ में कोई ट्रायल एंड एरर मत करो, सिर्फ जितना है उसके ऊपर फोकस करो, जितना मैं बता दे जाता हूं उसके ऊपर फोकस करो। मैं बोला 5 पैराग्राफ लिखना है, 5 ही पैराग्राफ लिखना है। क्यों मैं बताऊंगा, आप लिख के आ जाओ 10 पैराग्राफ 3 पेजेस में, कैसे लगता है आपको ही पता चल जाएगा कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। एक ऐसे भी दिया है ना, मैंने देखा है ना, एक ऐसे भी दिया है, मैं दे देता हूं सैंपल ऐसे। मेरे पास कुछ पड़े, मैं प्रिंट आउट भी देना शुरू कर देता हूं आपको। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हैं, ये साल के स्टूडेंट्स के हैं, अच्छे वाले एसेज है, अच्छे मतलब अबव एवरेज एसेज। उसका देखो कैसे लिखा है, देखने का तरीका। जरूरत नहीं है आपको बहुत अच्छा इंग्लिश हो, बहुत अच्छा हिंदी में लिखो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास लास्ट ईयर हिंदी मीडियम से एक ऐसा स्टूडेंट था, मराठी स्टूडेंट, इतना ब्यूटीफुल एसेज लिखता था, इतना अच्छा एसे लिख रहा था। उसके भी एसेज है, मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छे एसेज लिखता है। उसका तो हिंदी भाषा भी नहीं है, मदर टंग भी नहीं है, बहुत खूबसूरत ऐसे लिखता था। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा लिखते हो, ये मैटर क्या है, हम लोग को बाय एंड लार्ज जितना रिक्वायरमेंट है उतना फुलफिल करो। भले मुझे हिंदी साहित्य में पीएचडी होने का जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज्यादा हाई फंडो लिखने का तो भूल जाओ, सिंपल लिखो, अट्रैक्ट होगा ऐसे लिखो। मैं आपको ऐसे ही सैंपल दूंगा जो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। हम लोग को शशि थरूर नहीं चाहिए, ठीक है ना। शशि थरूर पता है ना, बीजेपी वालों ने पूरा डिक्शनरी खरीद लिया उसके लिए, समझ में तो आ जाए बोलता क्या है। ऐसा नहीं चाहिए कि उसको भी डिक्शनरी खरीदना पड़े। मोबाइल में सर्च कर रहा है, लिखा क्या है, वर्ड कौन सा ही पता नहीं है, उतना भी तकलीफ नहीं देना है, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल प्लेन 10वीं के लेवल का इंग्लिश चाहिए हम लोग को, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सभी सेक्शंस के ऊपर एसी के आपको 3-4 लेक्चर लगेंगे कम से कम, सेशंस मेरे वाले। उसके बाद इंप्रूवमेंट वाले सेशंस। देखो 1 महीने में कोर्स खत्म नहीं होता है, आपका गलत फहमी है यार। कोर्स खत्म ही जुलाई में हो रहा है, लेकिन उसके बाद सिर्फ वीकेंड में चलेगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और बाकी के वीडियो लेसन्स हैं, वीडियो लेसन्स लगभग आपके फिर भी 20-25 वीडियो लेसन्स हो जाएंगे, लेकिन वो वैल्यू एडिशन वाले हैं। बेसिक वाला इतना ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आप में से 80+ आराम से स्कोर कर सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट? आज का मेरा सेशन इतना ही है, यहां तक कुछ डाउट? इसके बाद इंग्लिश का सेशन होगा। पेपर 2 की प्रैक्टिस पुराने वाले पेपर से, पेपर 2 की प्रैक्टिस पुराने वाले पेपर से, मेरे टेस्ट पेपर से, दोनों से। पेपर 2 को आपको मार्च से पेपर दे दूंगा, मार्च से पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, सभी पेपर में दे दूंगा। एक आने वाले ये हफ्ते में दे देंगे, ये सैटरडे को आपको पेपर भी लिखना है, इररिस्पेक्टिव कि आपको आता है नहीं आता है। ये नहीं क्वेश्चन करना है कि मुझे पढ़ाया नहीं है, लिखो ना यार, काश पहली बार थोड़ी पेपर लिख रहे हो, जैसे आता है वैसे लिखो। आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको कितना आता है नहीं आता है। छोड़ के मत आ जाओ, लिखना सीखो, लड़ो, लड़ना सीखो, छोड़ना मत सीखो।
भागना मत सीखो। अभी तक आज आप तक वही कर रहे थे, ये नहीं आता है मैं छोड़ देता हूं, मुझे ये आता है यही करता हूं, ये मत करो। छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं आते हैं। थोड़ा बहुत तो कोशिश करो उसमें लिखने का, बिना छोड़ के आए, जितना आता है उतना लिखो, बहुत आसान है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि सीपीएफ का पेपर तो कुछ भी नहीं है। नॉलेज कहाँ से आएगी उसकी लिखने की? तो बुक तो दिए है ना, ये इतने सारे बुक तो है, और कितना बुक चाहिए? पेपर 1 की बुक नहीं पढ़ी जाए सर? पेपर 1 की बुक साइमल्टेनियसली पढ़ना है, तो वो ही नहीं कंप्लीट होती है काम। हो जाएगी। पेपर 1 की बुक एक बार नहीं 3 बार कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, मार्क करके देता हूँ। सर लक्ष्मीकांत को मार्क करवा देना। लक्ष्मीकांत मैं लक्ष्मीकांत लेके आता हूँ, आप आओ बैठो, 4-5 घंटे लगेंगे मार्क करने के लिए, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मार्क करने के लिए 4-5 घंटे आपको लगेंगे, मेरा लक्ष्मीकांत मार्क करने के लिए। मेरा 20-25 बार पढ़ के हो चुका है, और आपको 3-4 कलर की हाईलाइटर और 2-3 कलर के पेन लेके आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। लेकिन आपको एक चीज बोलूं क्या, लक्ष्मीकांत में अगर 1000 पेजेस का बुक है ना, तो जितना हमारा मैटर है ना वो 200 पेजेस के ऊपर नहीं है। सर उसमें कुछ ऐसा नहीं, कुछ हमें पढ़ना भी नहीं है मतलब। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बता देता हूँ। तो वो तो परसों ही मैं बता दूंगा कि चैप्टर कौन सा नहीं पढ़ना है, तो परसों चैप्टर कौन सा पढ़ना है नहीं पढ़ना है मैं बता दूंगा। एक बार तो उतना तो पूरा पढ़ो, मैं जितना बोल रहा हूँ। उसके बाद वो चैप्टर के अंदर क्या याद रखना है, मेरा बुक ले लो, उसमें मार्क करो। मींस आप कह रहे हैं पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद मार्क होगा वो पढ़ना। नहीं, चैप्टर वो तो पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ना ही है पूरा चैप्टर, एक बार तो पूरा पढ़ो। नहीं तो मैं मार्क किया ना तो वो ल्यूसेंट पढ़ने जैसा हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। ल्यूसेंट जी के पता है ना, सिर्फ एक एक लाइन तो समझ में कुछ भी नहीं आता, याद कुछ भी नहीं रहता, लगता है यार बहुत अच्छा दिया है। तो ल्यूसेंट जी के हम लोग भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अगस्त में, रिवीजन करने के लिए बहुत जरूरी है। ल्यूसेंट जी के पढ़ो, मनोहर पांडे पढ़ो, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन करने के लिए। लेकिन रिवीजन वाली चीजें अभी नहीं करना है, अभी पहले बुक्स पढ़ो। आपके इसमें से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क में से भी क्वेश्चन आएंगे। देखो आप पॉलिटिकल थ्योरी में से भी क्वेश्चन आएंगे, दो चार क्वेश्चन उसमें से भी आएंगे। बाकी लक्ष्मीकांत से तो आना ही है। उसका मैं परसों वेडनेसडे को आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी दे दूंगा कि पेपर 1 का क्या पढ़ना है, कहां पे पढ़ना है। आप इंडेक्स लेके आ जाओ, बुक की जगह पे मैं बोलूंगा इंडेक्स का जेरोक्स लेके आ जाओ। इतने सारे बुक कहां से लाओगे? बहुत बुक है, लाना है तो लेके आ जाओ, उतना एक्सरसाइज भी हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जीसी लियो, मैं मार्क करके दे दूंगा। जीसी होंगे इसमें जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, मैं मार्क करके दे दूंगा, उसमें से भी बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट पेपर 1, मैं बता दूंगा। पूरा जीसी लियो पढ़ना भी नहीं है, उसमें से भी लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है मैं वो भी बता दूंगा सिलेक्टिवली। हाँ, परसों इंडेक्स लैंग्वेज हार्ड है सर। जीसी लियो में देखो, जीसी लियो में समझने वाला पार्ट देखो, लैंग्वेज हार्ड है, आई डू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हम लोग को लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, कंसेप्ट समझो। जहां पे दिक्कत आता है यूट्यूब पे डालो, जहां पे दिक्कत आता है विकिपीडिया पे डालो, समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या जो करना है, प्रॉब्लम क्या है, उसके पैरेलल में देखता हूं और कोई बुक है क्या, वो सविंदर सिंह वगैरह, लेकिन और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें से मार्क करके देना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जीसी लियो पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में कहां पे है उतना ही याद रखना है, बाकी सब भाड़ में जाने दो। हम लोग को जरूरत भी नहीं है कितना लैटिट्यूड से लेके कितना अल्टीट्यूड से लेके कितना कहां तक पहुंचता है, जरूरी भी नहीं है। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड वो जरूरी नहीं है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या जरूरी है, वहां पे क्या उगता है, संतरे उगते हैं, ग्रेप्स उगते हैं, वहां का इंडस्ट्री कैसा है, और वो वाला क्लाइमेट हम लोग को पता रहना चाहिए कि कहां पे है। अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में, कैलिफोर्निया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको ग्रासलैंड कहां पे है वो पता रहना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। ग्रासलैंड को कहां पे क्या बोलते हैं वो पता रहना चाहिए। आपको जो लोकल विंड्स है वो पता रहना चाहिए। चिनूक कहां पे है, ब्लिजर्ड्स कहां पे है, सिरको कहां पे है, डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं, उतना ही है। कोल्ड करंट के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या मुश्किल करंट था क्वेश्चन था, बताओ। एक डायग्राम आपने देख लिया ना, कुछ भी नहीं है। आपको कोरियोलिस फोर्सेस बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्सेस आपको याद नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो समझ में कैसे आएगा? आपको ये पता होना चाहिए ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन कैसे घूमता है, एंटी साइक्लोन कैसे घूमता है, कौन सा साइक्लिकल है, कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। एक बार समझ में आ गया तो ये मुश्किल नहीं है। आप करते क्या हो, आप नॉर्थ में ऐसा रहता है, साउथ में ऐसा रहता है हेमिस्फीयर में, उसके पीछे टाइम गवाते हो, कुछ नहीं है। एक ही जगह पे याद रखो और दूसरी जगह पे उसका ऑपोजिट रहता है।
हेडली सेल क्या रहता है, फेरल सेल क्या रहता है, कुछ नहीं है। एंसो फिनोमिनन क्या है, और क्या क्या है, अल्निनो लानिना। अरे बहुत क्लासिकल टिपिकल क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा भी नहीं याद रखना है इसमें। क्वेश्चन देखो, तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत आसान है। बुक पढ़ के पता लग जाएगा। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बुक पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर का मेरा बुक आ जाएगा अभी, ये मंथ एंड में या मई में आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, वो टॉपिक वाइज है। तो जब भी आपका एक एक रीडिंग खत्म हो जाएगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कौन से टॉपिक से आया है, वो टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन आए। जब टॉपिक पढ़ोगे बुक भी पढ़ो। सीपीएफ ठीक है। और कुछ कल आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट, कुछ भी डाउट पूछो, डाउट पूछना चाहिए। जब तक डाउट क्लियर नहीं होता कुछ नहीं होता, ना मेरा काम होगा ना आपका काम होगा। इतना दूर आके फिर कुछ टाइम वेस्ट है, आपका भी टाइम और पैसा वेस्ट है, मेरा भी टाइम और पैसा वेस्ट है। डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आए हो, आपको लिखना आना चाहिए। आपको लिखना नहीं आता है, दैट इज माई फेल्यूर, दैट इज माई फेल्यूर। कुछ फायदा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपका पैसा लेके मैं उड़ा दिया, नहीं, मुझे वो सब नहीं करना है। आपको आना चाहिए। सर जो आपको करंट अफेयर का हैंडआउट है आपकी साइट पे तो नहीं है सर? अभी नहीं, अभी कैसे आएगा बताओ ना। करंट अफेयर जुलाई में कंपाइल होगा, इतना जल्दी करके करूंगा क्या हैंड आउट, इतना जल्दी? अभी से देखो, करंट अफेयर्स के अभी जो पेपर 1 के क्वेश्चंस है ना, वो कहां से आ रहे हैं मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये लास्ट 6 महीने के रहेंगे, जनवरी के बाद वाले। उसमें से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है ना लास्ट 3 मंथ्स में रहेंगे। मई जून जुलाई नहीं, अप्रैल मई जून में वाले रहेंगे। तो वो वाला में कंबाइन करके फायदा क्या है? प्रॉब्लम क्या है? देखो वो पूछ रहे बुक्स, किसको बुकर मिला? अभी मैं बुकर आपके नोट्स में लिख के दूंगा लास्ट ईयर जिसको मिला। जब तक मैं नोट्स दे रहा हूं तब तक और किसी को मिल जाएगा। सभी अवार्ड का वही प्रॉब्लम है, सभी स्पोर्ट्स का वही प्रॉब्लम है, सबका वही प्रॉब्लम है। तो ये मिक्स हर महीना नोट्स पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। एक ही जगह पे आपको कंसोलिडेटेड चाहिए। क्रिकेट में इसको ये मिला, इसको ये अवार्ड मिला, इसको ये मिला, उसको मिला, चार्ट चाहिए आपको। सर जैसे सिविल सर्विस में पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स आते हैं, इसमें तो लगभग 3 महीने के आसपास। हाँ, 3-4 महीने के 5 महीने के लास्ट के आती है। आती तो सभी पूरे साल की है, लेकिन मैक्सिमम करंट अफेयर्स लगभग 5-6 महीने के आते हैं। सीडीएस का भी ये ट्रेंड चल रहा है। हाँ। तो सर पेपर में आईएएस पावर पढ़ते हैं, उससे थोड़ा पेपर 2, हाँ आईएएस पावर से हमारा करंट अफेयर। पेपर 1 का करंट अफेयर्स बहुत आसान है। अवार्ड्स रिवॉर्ड पूछते हैं, पर्सनालिटीज पूछते हैं, अपॉइंटमेंट्स पूछते हैं, और क्या पूछ रहे हैं? लास्ट टाइम जो चेंज हुआ उससे पहले तो सिविल सर्विसेज वाले की सारी। हाँ, नहीं लास्ट ईयर नहीं चेंज हुआ है। मैं 2004 से लेके 18 तक का क्वेश्चन पेपर पूरा लिखा हूँ, मैं बुक लिख रहा हूँ। लास्ट ईयर नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के पहले तो इस बार 2004 से लेके आज तक सीएपीएफ के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। उसका करंट अफेयर्स नहीं, सीडीएस की तरह ही है। 17 में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही है। पर्सन्स इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, पर्सनालिटीज। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे 17 में तो बहुत सारे। क्या स्टेटमेंट वाले थे? जैसे कोई डेथ हो गई किसी की, उसके बारे में पूरा स्टेटमेंट थी 2-3। तो उससे फर्क क्या पड़ा? अल्टीमेटली इट इज अगेंस्ट अबाउट पर्सन्स इन न्यूज। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदला। जैसे मैंने इस बार करा था तो YouTube पे वीडियो देख ली स्टडी IQ पे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, एक मतलब ऑप्शन थे तो खाली एक ही मतलब मुझे समझा नहीं। मतलब जैसे किसी का नाम पूछा बुकर प्राइज में, खाली उसका नाम दे दिया। हाँ। और 2017 में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था 2-3 वर्ड में। क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों के दोनों नोट्स में होने चाहिए ना, फर्क क्या पड़ता है? वो पढ़ना है ना, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन इतना डिस्क्रिप्शन। देखो एक चीज, यू आर अगेन मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। जो चीज तुम्हारे हाथ में है नहीं, डोंट रन आफ्टर डायनामिक थिंग्स। तुम्हारा लक्ष्मीकांत के अंदर से बुक से क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हें लक्ष्मीकांत ठीक से नहीं आता, लेकिन तुम भाग रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है। कितने बुक अवार्ड के बारे में पढ़ोगे? कितने लोगों को मिला पता है अब तक? हर साल मिलता है, उसके हर एक बुक का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे क्या? फिर बोलोगे कि नहीं बुक पढ़ना जरूरी होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यूपीएससी रह जाएगा बाजू में, एग्जाम रह जाएगा बाजू में, तुम करते बैठोगे टाइम पास। एग्जाम का मजा तो आ जाएगा बहुत, लेकिन एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। ये पुराने टाइप पे करते थे कि हर एक कंट्री का कैपिटल मुझे पता है, हर कंट्री का, कोई भी कंट्री पूछ मैं कैपिटल बताता हूँ। एग्जाम में आया नहीं, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आता। फायदा क्या है? एग्जाम के ऊपर ध्यान दे दो, एग्जाम क्या पूछ रहा है।
ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे पीएचडी मत करो, रिसर्च मत करो, लोगों को सिखाने के लिए मत जाओ, यहाँ पे एग्जाम क्लियर करो, ट्रेनिंग के लिए निकल जाओ। सर नेशनल पार्क कहाँ से करेंगे? अरे आपके नेशनल पार्क एटलस में दिया हुआ है सब कुछ। मेन नहीं थे उसमें। अरे तो और कितना चाहिए? तो इससे 15-17 में आया था बैचलर। अरे 17 के पीछे ना को देखो, इतना जब कुछ करते बैठोगे कितना नेशनल पार्क करोगे? तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को वेबसाइट पूरा रट लोगे क्या? मैं वही बोल रहा हूँ, आगे 5 नेशनल पार्क है तो सारे करने हैं क्या? 105 एग्जैक्टली करोगे क्या सारे? बताओ मुझे। और गारंटी है कि आप मुझे गारंटी देते हो क्या कि 105 करने का? लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, लक्ष्मीकांत करो, 20 क्वेश्चन आए तो 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन उसमें से है। आप लक्ष्मीकांत छोड़ दिया, आप ज्योग्राफी का एनसीईआरटी छोड़ देते हो, आप कर रहे हो वो चीज जिसके ऊपर रेयरली क्वेश्चन आते हैं। इफ यू गो फॉर द रेयर थिंग्स यू आर रेयरली करेक्ट। डोंट गो फॉर रेयर थिंग्स, डोंट गो फॉर डायनामिक थिंग्स। जो स्टैटिक है, सबसे बड़ा मिस्टेक है, आप स्टैटिक के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो ठीक से। एग्जाम स्टैटिक के ऊपर क्लियर करना है। और मैं एक चीज बताता हूँ, 25 से 30 मार्क का करंट अफेयर्स आता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। 25 से 30 में से ना 12 से 15 तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, छोड़ दो ना। 50% भी आ गया तो भी यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन वेरी इजीली। कट ऑफ कितना लग रहा है इस साल? आप लोगों ने लास्ट ईयर दिया था, कितना कट ऑफ लग रहा है आपको? लग रहा है 105 भी नहीं है। मेरे पास 102 वाला स्टूडेंट है जनरल कैटेगरी का। तो मेरे भी 102 तक क्लियर है। 102 से 108 के बीच में 3 क्वेश्चन का थोड़ा। हाँ, 3 क्वेश्चन कैंसिल ही होने वाला है, तो उसके बीच में कट ऑफ है कितना? चलो 110 पकड़ के चलो। 110 पे के ऊपर तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना। 110 पकड़ो। कितने क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करने हैं? 55 आउट ऑफ 125। छोड़ना कितना है? कितना छोड़ा तो भी चलेगा? 70 क्वेश्चंस छोड़ा तो भी आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो। लेकिन आप करते क्या हो ना, उसी के पीछे भागना है जो एक्चुअली सॉल्व करने वाली चीज है ही नहीं। मैथ्स के क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर के, अरिथमेटिक के बहुत टफ। अभी क्या उसके लिए पूरा अरिथमेटिक पढ़ोगे? क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, मत करो। दिस इज वेरी बिग मिस्टेक। डोंट रन आफ्टर अनकॉमन थिंग्स, डू व्हाट इज कॉमन। जो क्लियर होने वाला है ना, आपको क्या लगता है कि वो नेशनल पार्क रट के जाता है क्या सिविल सर्विसेज वाला? उसको है क्या वो टाइम करने के लिए 105 नेशनल पार्क कहां पे है? नहीं पढ़ के जाते। गो आफ्टर मोस्ट कॉमन थिंग्स, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एनीथिंग एल्स? सर एग्जाम में रिस्क भी लेना होता है, थोड़ा रिस्क लेना है। बहुत ज्यादा नहीं। अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है जरूरत नहीं है। पोस्ट ज्यादा होंगे और पेपर टफ है तो नहीं है। पेपर इसका भी टफ आया था थोड़ा बहुत, और अभी भी थोड़ा बहुत टफ ही आएगा। अभी जो ट्रेंड चल रहा है सिविल सर्विस यूपीसी का, पेपर थोड़े से टफ ही रहेंगे। तो एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दो रादर देन अटेम्प्ट करने। लास्ट ईयर बहुत सारे लोग क्लियर ही इसलिए नहीं हुए क्योंकि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया। आ नहीं रहा है लेकिन अटेम्प्ट कर लिया, पता ही नहीं है आंसर। और लोग लास्ट ईयर के टॉपर के स्कोर कितने हैं? 2018 के। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, कितना होगा आपको लगता है? टॉपर कहां पे होंगे? टॉपर्स मार्क्स 140 के आसपास है। 140 150 50 के ऊपर दिखेंगे नहीं। मेरे पास एक बंदा आया था, मेरे 167 मार्क आ रहा है करके, वो उसके बाद आया भी नहीं, उसका क्लियर भी नहीं हुआ एग्जाम। 17 वाले गए बस 178 पे। हाँ, 17 वाला पेपर अलग था ना, उसके बाद दोबारा नीचे। अभी जा ही नहीं रहेंगे और फर्क भी नहीं पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। कल जाके 50 मार्क का टॉपर आता है ना, मुझे 50 मार्क होने चाहिए, इतना ही सोचो। हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है 250 में से मुझे 250 ही लेने आने। आप 250 के पीछे भागते हो जो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करो 140 के लिए। 140 में लास्ट ईयर भी पोस्ट मिले हैं जब 170 थे। 140 में इस बार भी पोस्ट मिल जाएंगे। 140 के लिए ट्राई करो। 70 मार्क करेक्ट करने के ऊपर ध्यान दे दो। 55 छोड़ो चलेगा, वो करेक्ट करने के ऊपर ध्यान दो, गारंटीड पोस्ट मिलेगा। ठीक है? पेपर रीडिंग के अपन उसके सप्लीमेंट में कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन सकते हैं? सुन सकते हो, लेकिन पेपर रीडिंग के इज फार मोर ओवररेटेड फॉर सीएपीएफ, क्योंकि इतना लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन सुपरफिशियल है। आपको बायोलॉजी डायमेंशन आने चाहिए, तो न्यूज़पेपर इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो सजेस्ट की एडिटोरियल पढ़ो। ऑप एड भी बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है।
तो आधा घंटे से पौना घंटा सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो वेस्टेज है। 45 मिनट्स में तो एनालिसिस भी खत्म हो हाँ, जाता 45 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। है। लेकिन उसके अलग से नोट्स मत निकालते बैठो, न्यूज़पेपर के कटिंग कर करके रख रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं रहता कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपको ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू करना है इंग्लिश का क्लास? कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।